हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। काफ़ी दिनों के बाद अब वैसे अपनी क्लासेस रेगुलर रूप से नहीं चल पाती हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे ऐसे सेशंस बीच में लेके आते रहते हैं। तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। कैसे कि अभी देखो, रेट की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि रेट ऐसे है वैसे है, ये आने वाली है वैसे आने वाली है। देखो, हम उस पर चाहते तो हम भी कोई सेशन कर सकते थे, बट हमने क्यों नहीं किया? ताकि जब पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ हो जाए ना, फिर एक साथ एक अच्छा सेशन दे देंगे। तो सबको पता है, इतना सबको नोटिफिकेशन मिल गया कि अभी जो अपने सीएम है माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इसको अलाउ कर दिया है, इस चीज़ को, मतलब इसको अब नोटिफिकेशन जारी होगा। तो जब नोटिफिकेशन जारी हो तब उसके डिटेल से सेशन लेके आए तब सही रहे। बाकी फिर वो मतलब यूँ तो हर कोई करते हैं, सारे करते हैं, अपने को वैसे नहीं चलना। आज का सेशन किस लिए? देखो, इसी रीट से रिलेटेड बातें करने के लिए नहीं है, बल्कि अपना सेशन है इस रीट के सिलेबस को पूरा करना। ओके, तो कैसा है आज का सेशन? देखिए, ये है आज का आपकी यूनिट फर्स्ट के जो चैप्टर नंबर, जो आपका यूनिट फर्स्ट है साइकोलॉजी की, उसके 815 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। 815 कम नहीं होते हैं। 815 कितने होते हैं? 815 होते हैं। ओके, तो 815 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेके आया हूँ मैं आप लोगों के बीच। और इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट का लगभग पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपके पाँच मतलब जितने भी मतलब जैसे मान लो कि आपका 100% में से आपका 95% तक आप मार्क्स वहाँ से लेके आ सकते हो। बचा 5%, वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने ही पड़ेंगे। उनके लिए तो मतलब आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं वो सब डिस्कशन करेंगे, वो भी उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। तो 815 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। अगर अब तक आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जहाँ पर भी जिनको भी इस सेशन की आवश्यकता है उनको शेयर कर दीजिए, सबको बुला लीजिए और बता दीजिए कि कैसे साइकोलॉजी पढ़नी है। ओके, ये आपका पार्ट फर्स्ट है। मतलब पार्ट फर्स्ट क्या कर देखते हैं, अगर पूरा हो पाता है इसमें तो इसी में कर लेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो इसी का दूसरा पार्ट एक और लेके आ जाएंगे। करते हैं शुरू आज का सेशन। फटाफट से अपने दोस्तों को बुला लीजिए, थम्स अप कर दीजिए कि अभी शेयर कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। करते हैं शुरू आज का सेशन। हैंड रिटन नो मैम, कुछ भी रिटर्न में मेरे पास कोई भी हो गया तो रिटर्न एविडेंस अपने पास अनअवेलेबल है। कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं है, पर लिखित में कुछ नहीं लेके आई तो हम खुद लिखेंगे, खुद ही करेंगे, ताकि आपको हाथों हाथ चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए करते हैं आज का सेशन शुरू। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एक एक बातें। यूनिट फर्स्ट है आपकी। पेपर पेन हाथ में ले लीजिए, दत्तचित होकर के अपनी पानी की बोतल पास में रख लीजिए, आराम से बिल्कुल कंसंट्रेट होकर। कान में ईयरफोन लगा कर लगाना चाहो तो लगा लो, वरना आराम से दत्तचित होकर के बैठ जाइए। करते हैं शुरू। देखो, यूनिट फर्स्ट क्या है? यूनिट फर्स्ट अपनी है बाल विकास से रिलेटेड। ओके, यूनिट फर्स्ट में क्या क्या आता है? जैसे अपना अभिवृद्धि विकास है, विकास और इसकी अवस्थाएं आती हैं, और जो विकास, जो विभिन्न प्रकार के विकास हैं, सब आते हैं उसमें। तो हमें करना क्या है? हमें पढ़ना है पूरा यूनिट फर्स्ट। करें शुरू? चलिए, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में देखो, यूँ तो काफ़ी मतलब डिटेल में तो काफ़ी होता है। फिर अगर आप लोग कहोगे कि डिटेल में नहीं पढ़ा है, वैसे नहीं पढ़ा है, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँगा। दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है अभिवृद्धि, एक आता है विकास। एक आती है अभिवृद्धि इन शॉर्ट हैंड, एक आता है विकास। इन दोनों में अंतर करना सीख जाओ, आपकी बहुत काम आएगा। अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि होती है शारीरिक। कैसी होती है? यानी जो आपके जो फिजिकल चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस? जो शारीरिक आप में परिवर्तन होते हैं, यानी जो आपको दिखाई देते हैं। क्या आपको दिखाई देते हैं? अभिवृद्धि कैसा पक्ष है? शारीरिक पक्ष है। अभिवृद्धि आपको इसमें दिखाई देगा। जबकि विकास कैसा है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, ये सब इसमें आते हैं विकास में। यानी विकास कैसा होता है? इसमें सारे के सारे पक्ष आते हैं विकास में। ओके, नेक्स्ट क्या? अभिवृद्धि शारीरिक है। उसके बाद क्या? अभिवृद्धि को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं और देख सकते हैं। अभिवृद्धि को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं और देख सकते हैं। जबकि जबकि विकास को हम नाप तोल नहीं सकते। इनको मतलब विकास को महसूस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? विकास को फील करना पड़ता है हमें, कि हमें ऐसा ऐसा डेवलपमेंट हो रहा होगा। ओके, तो विकास को क्या करना पड़ता है? हमें फील करना पड़ता है। जबकि अभिवृद्धि हमें नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, सामने हमें दिखाई देती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या? अभिवृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि केवल और केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि कैसे होता है? परिवर्तन होता है केवल और केवल मात्रात्मक परिवर्तन। जबकि विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। किसके साथ? मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है।
ओके, काउंट आप लोग करते चलिएगा, आपको 815 का है ना, 815 से ज़्यादा ही मिलेंगे, कम का तो सवाल ही नहीं होता। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगली बात। और देखो एक बात आपको नोटिस किए, देखो यहाँ पे 158, तो क्या होता है 815 फैक्ट्स कितने पेजेस में, 158 पेजेस में। ओके, बस दिस जस्ट ए कोइंसिडेंस, नथिंग स्पेशल। वैसे तो ये सोचे समझी साजिश है। हाँ जी, चलिए आगे। नेक्स्ट क्या होता है, अभिवृद्धि। देखिए बस इस पहले अभिवृद्धि और विकास को अपन डिटेल समझते हैं, आपको काफ़ी कंसेप्ट काफ़ी हेल्प होगी इसमें। फिर नेक्स्ट क्या, अभिवृद्धि आपकी मूर्त होती है, कैसी होती है, मूर्त होती है और भौतिक होती है, कैसी होती है, फिजिकल होती है। अभिवृद्धि आपकी मूर्त होती है, भौतिक होती है, जबकि विकास कैसा होता है, विकास मूर्त थोड़ी होता है, विकास मूर्त नहीं होता। विकास आपको दिखाई थोड़ा देता है, विकास को केवल क्या करना पड़ता है आपको, विकास को आपको फील करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। विकास कैसा होता है, अमूर्त होता है, कैसा होता है, अमूर्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्या, उसके बाद विकास क्या होता है, अभिवृद्धि क्या होती है आपकी, संकुचित होती है। अभिवृद्धि क्या होती है आपकी, संकुचित होती है, जबकि विकास क्या होता है आपका, व्यापक होता है। अभिवृद्धि आपकी संकुचित, जबकि विकास आपका क्या होता है, व्यापक। नेक्स्ट क्या, अभिवृद्धि आपकी सीमित होती है, यानी लिमिटेड होती है, जबकि विकास आपका विस्तृत होता है। कैसा होता है, विकास आपका विस्तृत होता है। अभिवृद्धि आपकी सीमित होती है, जबकि विकास आपका विस्तृत होता है। अभिवृद्धि आपकी रचनात्मक होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है आपकी, रचनात्मक होती है। अब आप सोचोगे स्पीड कितनी पकड़ी हुई है, स्पीड से ही करना है, अपने को रिकैपिचुलेट करना है, टॉपिक खोल के नहीं बैठना, जो बस आपको फैक्ट समझने हैं, डिटेल आपको करवा दी गई है, जगह आपको पता है कहाँ, रीटवी दुरीना पर। ओके, तो अभिवृद्धि क्या होती है, रचनात्मक पक्ष होता है। कैसा पक्ष होता है, रचनात्मक, जबकि विकास रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक भी होता है। अब यहाँ पे मैं डिटेल बता नहीं बताऊँ कैसे विनाशात्मक कैसे होता है, बता चुका हूँ मैं। तो अभिवृद्धि रचनात्मक होता है, जबकि विकास कैसा होता है, रचनात्मक और विनाशात्मक होता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या, अभिवृद्धि आपकी निश्चित आयु और निश्चित अवस्था तक होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है आपकी, कोई भी फिक्स्ड एज होती है, अभिवृद्धि आपकी निश्चित आयु होती है, फिक्स्ड आयु होती है। लेकिन विकास क्या होता है, विकास आपका लाइफ टाइम चलता है। कैसे चलता है, पूरे जीवन भर चलता है। नेक्स्ट क्या, अभिवृद्धि एक बाहरी पक्ष है। बाहरी पक्ष कैसे, आपको दिखाई देती है अभिवृद्धि, देखो बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है, फलाना ढिमकाना सब कुछ। ओके, जबकि विकास बाहरी प्लस आंतरिक, विकास बाहरी और आंतरिक दोनों है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक प्लस मात्रात्मक होता है। अभिवृद्धि आपके अचेतन मन का परिणाम होती है। कौन से मन का, अचेतन मन का, जबकि विकास आपके चेतन मन का परिणाम होता है। कौन से मन का परिणाम होता है, चेतन मन का। अभिवृद्धि में आपके सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिपक्ष आते हैं, जबकि विकास में आपके सारे शारीरिक के मतलब साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक सारे पक्ष आते हैं, सारे के सारे मानसिक, सामाजिक, नैतिक सारे पक्ष आते हैं इसमें। ओके, अभिवृद्धि विकास का ही एक पार्ट है, सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में कि अभिवृद्धि विकास का ही एक भाग है, जबकि विकास अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। ठीक है ना, अभिवृद्धि किसका पार्ट है, अभिवृद्धि विकास के अंडर में ही आता है, आती है, लेकिन विकास क्या है, विकास अपने आप में एक पूरी इकाई है। अभिवृद्धि से विकास में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, यानी अभिवृद्धि के माध्यम से विकास में हेल्प मिलती है, जबकि विकास अभिवृद्धि पे निर्भर नहीं करता, बस इसका सहायता करती है अभिवृद्धि। ओके, और विकास अभिवृद्धि विकास पर आश्रित नहीं है, अभिवृद्धि विकास पर आश्रित नहीं है, जबकि जबकि कुछ अंश में विकास अभिवृद्धि पर आश्रित है। अभिवृद्धि विकास पर आश्रित नहीं है, जबकि कुछ अंश में विकास अभिवृद्धि पर आश्रित है। अभिवृद्धि और विकास में हो गया अंतर कंप्लीट। रिवीजन आप चाहोगे तो लास्ट में जब टाइम बचेगा तब कर देंगे। ओके, करते हैं शुरू आगे। नेक्स्ट आगे क्या, अगले फैक्ट से किसके अपने कहाँ तक पढ़ लिया, अभिवृद्धि और विकास के बीच में डिफरेंस अपन ने कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हालांकि सारे फैक्ट्स ही इंपॉर्टेंट हैं, क्या है, सारे के सारे फैक्ट्स ही इंपॉर्टेंट हैं, बस करना क्या है, हमें इन फैक्ट्स को अच्छे से समझते जाना है। नेक्स्ट क्या, अगला फैक्ट आपका ये है, कोई सीक्वेंस कुछ नहीं है, सीक्वेंस का हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट एक आती है फ्रैंक की डेफिनेशन आती है, फ्रैंक क्या बोलते हैं,
देखो डेफिनेशन आपको याद करने जो होते हैं, डेफिनेशन जो लिमिटेड डेफिनेशन है उनका एक अलग सेशन ले आएंगे कि अब ये परिभाषाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो। ओके, फ्रैंक क्या बोलते हैं? फ्रैंक बोलते हैं कि कोशिका में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि है, यानी आपकी जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसमें आपका गुणात्मक परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? आपकी अभिवृद्धि होती है। ओके, और सोरेनसन ने अभिवृद्धि की, किसने? सोरेनसन ने अभिवृद्धि के लिए किसका यूज़ किया है? सोरेनसन ने अभिवृद्धि के लिए आपका जो आकार है और आपका जो भार है, आकार और भार, इनमें वृद्धि हेतु इनका यूज़ किया है। किसका किसका यूज़ किया है? अभिवृद्धि का यूज़ किया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विकास कहाँ से कहाँ तक होता है? विकास आपका होता है, सॉरी, विकास नहीं, विकास तो जीवन पर्यंत चलता है। अच्छा, बाल विकास जो अपन पढ़ रहे हैं, कौन सा विकास पढ़ रहे हैं अपन? अपन जिस बाल विकास का अपन अध्ययन कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? वो चलेगा गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक। कौन सी अवस्था तक है? गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक चलेगा। और ये बात कौन बोलता है? मनोविज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, बाल विकास कहलाती है। क्या कहलाती है? बाल विकास कहलाती है। और ये बात कौन बोलता है? ये बात बोलता है क्रो एंड क्रो। कौन बोलता है? बात है क्रो एंड क्रो। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे किसकी बात करते हैं? डेफिनेशन देखिए आपकी अलग है। बाल विकास का प्रतिपादन किसने किया? थोड़ा सा जलपान कर लीजिए, थोड़ा सा। स्पीड ज़्यादा नहीं हो रही ना? अरे चलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्पीड खींचने दीजिए पूरी। आज जो कहते हैं जितनी स्पीड खींचिए ना तो उतनी अपन पूरी खींच लेंगे आज, क्योंकि करने भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा करने हैं ना। तो बाल विकास का प्रतिपादक किसका? बाल विकास, बाल विकास का प्रतिपादक कौन है? पेस्टोलॉजी। कौन है? पेस्टोलॉजी। ओके, पेस्टोलॉजी कौन है? बाल विकास का प्रतिपादक। जबकि बाल अध्ययन का जनक कौन है? बाल अध्ययन का पिता कौन है? वो है स्टेनले हॉल। कौन है? स्टेनले हॉल। बाल विकास का प्रतिपादक कौन है? पेस्टोलॉजी। जबकि बाल अध्ययन का पिता कौन है? स्टेनले हॉल। और पेस्टोलॉजी ने एक विधि दी थी। कौन, किसने, किसकी बात कर रहे हैं अपन? पेस्टोलॉजी की। किसकी बात कर रहे हैं? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने एक विधि दी थी, कौन सी? बेबी डोलम नहीं, बेबी बायोग्राफी विधि। कौन सी विधि? बेबी बायोग्राफी विधि। किसने दी थी? पेस्टोलॉजी ने। कब दी थी? 1774 में, 1774 में पेस्टोलॉजी ने एक बाल विकास के अध्ययन हेतु एक बेबी बायोग्राफी विधि दी। इसमें उसके बाद स्टेनले हॉल क्यों प्रसिद्ध हुआ? स्टेनले हॉल 19वीं शताब्दी की बात है। कौन शताब्दी की? 19वीं शताब्दी में जो बाल आंदोलन हुए थे। कौन से आंदोलन है? जो बाल आंदोलन हुए थे 19वीं शताब्दी में, उनके लिए स्टेनले हॉल को जाना जाता है। ध्यान दे लेना दोनों में अंतर। बाल विकास से संबंधित पेस्टोलॉजी को करते हैं। पेस्टोलॉजी ने एक विधि दी थी बेबी बायोग्राफी, 1774 की बात है। जबकि बाल अध्ययन का पिता स्टेनले हॉल कहा जाता है, और उन्होंने 19वीं शताब्दी में बाल आंदोलन की, मतलब बाल आंदोलन की शुरुआत की थी। अब कहाँ पे की थी बाल आंदोलन की शुरुआत? बाल आंदोलन की शुरुआत की थी कहाँ पे? अमेरिका में। कहाँ पे की थी? अमेरिका में। और इन्होंने 2 सोसाइटीज़ यानी 2 संस्थाएं स्थापित की थी। कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की थी? हालांकि पूछता नहीं था डिटेल में, बट फिर भी बता दूँ। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। कौन सी स्टडी सोसाइटी? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। एंड नंबर 2 इज चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 संस्थाएं किसने स्थापित की थी? ये 2 संस्थाएं स्टेनले हॉल ने स्थापित की थी। कब? 19वीं शताब्दी में। कहाँ पर? अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली किसकी है? प्रश्नावली के लिए, एक मिनट, यहाँ नहीं करते हैं प्रश्नावली को, प्रश्नावली की बात करते हैं। तो प्रश्नावली के लिए कौन फेमस है? प्रश्नावली के लिए नंबर
एक कौन, बस एक ही आदमी फेमस है, कौन? वुडवर्थ। यानी प्रश्नावली विधि किसने दी थी? वुडवर्थ है। सिंपल से याद रखो, वुडवर्थ की प्रश्नावली। किसकी प्रश्नावली? प्रश्नावली किसकी है? वुडवर्थ की। ओके, नेक्स्ट क्या अगला, उसके बाद बात करते हैं प्रश्नावली विधि का पता। इस प्रश्नावली को कागज पेंसिल कहते हैं। क्या कौन सी कहते हैं? कागज कलम दवातला। ओके, तो कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं किसको? प्रश्नावली विधि को। और स्टेनले होल जो है ना, स्टेनले होल, उनको किशोर मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। किसको? स्टेनले होल को। एक तो किसका जनक कहते हैं? कि स्टेनले होल को। बाल अध्ययन का पिता भी कौन है? स्टेनले होल। और किशोर मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? स्टेनले होल। और स्टेनले होल की एक बुक है, कौन सी? एडोल सेंस। कौन सी बुक है स्टेनले हॉल की? एडोल सेंस एक बुक है किसकी? स्टेनले हॉल की। गॉट द पॉइंट। यानी बाल विकास का प्रतिपादन किसने किया? पेस्थोलॉजी ने। बाल अध्ययन का पिता कौन? स्टेनले हॉल। किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल की बुक कौन सी? एडोल सेंस। इसी के साथ एक और बुक याद रख लीजिए, किसकी? ये बुक कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, प्रेयर की। प्रेयर यानी प्रार्थना होती है ना, प्रेयर की। प्रेयर की कौन सी? देखो, प्रेयर से कैसे आते हैं? प्रेयर प्रार्थना होती है, प्रार्थना कहाँ आती है? माइंड में आती है। ओके, द माइंड ऑफ ए चाइल्ड। द माइंड ऑफ ए चाइल्ड, ये किसकी बुक है? ये बुक किसकी है? ये बुक है आपकी प्रेयर की। ओके, गॉट द पॉइंट। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आती है। विकास की सिंपल सी एक लाइन में डेफिनेशन दूं क्या? विकास का मतलब होता है परिवर्तनों का सकारात्मक क्रम। किसका सकारात्मक क्रम? परिवर्तनों का सकारात्मक क्रम क्या होता है? विकास होता है। गॉट द पॉइंट है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी है। ओके, अब हेडिंग लगा दीजिए। मतलब हेडिंग क्या आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना? नोट्स हालांकि आपको लिखा हुआ है, PDF आपको वहाँ कहाँ मिलेगी? आपके टेलीग्राम चैनल है आपका, रीड विद, पूरा एक साथ लिखना है, ठीक है ना? धुरीना, DHURINAA। ओके, NAA लिखना है वहाँ पे। इस पे आपको वहाँ पे PDF नोट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, और अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया, अभी तक सो रहे हो तो अरे देवता हो शेयर कर दो। इतना इंपॉर्टेंट सेशन, इतने फैक्ट्स कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे। तो अकेले अकेले पढ़ोगे, दूसरों को भी बुलाओ कि अभी आओ देखो, कम से कम ऐसी पढ़ी जाती है साइकोलॉजी। ओके, चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए। मतलब हेडिंग क्या लगा लीजिए कुछ, मतलब किसकी बात करेंगे? अब अपन पूरी तरह से बात करेंगे विकास की। किसकी बात करेंगे? डेवलपमेंट की बात करेंगे, विकास की। कर दे सुनो। ओके, विकास, हरलोक ने एक बात की थी। किसने? हरलोक ने। शॉर्ट में लिखूँ मैं, हरलोक ने एक बात की थी कि विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। कि आपका जो विकास है वो केवल और केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, पर इसके परिणाम, विकास के परिणाम स्वरूप आप में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं का विकास किया जा सकता है, विकसित होती हैं आप में। यानी केवल और केवल अभिवृद्धि तक ही हम विकास को लेके बैठ जाएंगे, ये बात कंप्लीट नहीं है अपने आप में। जबकि विकास के द्वारा आप नई नई जो योग्यताएं होती हैं, नई नई जो आपकी विशेषताएं होती हैं, उनको भी आप विकसित कर सकते हो। ये बात किसने बोली थी? हरलोक ने। ओके, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जेरोफ ब्रूनर क्या बोलते हैं? ब्रूनर बोलते हैं कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, किसी भी। हरलोक ने क्या कहा था? हरलोक ने कहा था कि अभिवृद्धि तक सीमित ना होकर के विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं योग्यता डेवलप होती हैं। जबकि ब्रूनर बोलते हैं कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट इज मुनरो। हेक्टर मुनरो नहीं, मुनरो क्या बोलते हैं? मुनरो बोलते हैं कि विकास परिवर्तनों का वह सकारात्मक क्रम है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से परिपक्व अवस्था तक है। यानी मुनरो ने कहाँ से बात की थी? मुनरो ने बात की थी भ्रूण अवस्था से परिपक्व अवस्था तक है। ओके, 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट आपकी हरलोक और ब्रूनर, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। और किसी के नोट्स नहीं बनाए ना तो इन शॉर्ट आप बना सकते हो। ये क्लास ले लेना फुली, और आपको नोट्स की PDF पूरी मिल जाएगी, वहाँ से आप देख के बना सकते हो आराम से, आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। ओके,
ऐसे थोड़ा सांस भी हम भी ले लें थोड़ा बहुत। देखो हरलोक ने क्या बात कही, वापस देखते हैं कि विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित ना होकर के इसमें इसके परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं विकसित की जा सकती हैं। जबकि ब्रूनर बोलते हैं कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। ओके, अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, उन एग्जाम्पल से आप लोग बताइए कि कौन सा विकास है, कौन सी अभिवृद्धि है। अगर आपको विकास लगता है तो आप वी लिखोगे, अभिवृद्धि लिखता है तो आप ए लिखोगे। ओके ठीक है, क्या लिखोगे। अगर आपको 5 अच्छे, आपको 6 या 7 फैक्ट्स बताऊंगा, उनमें से आपको बताना है कि कौन से में आपको, मतलब उसका सीरियल वाइज, जैसे 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में जैसे मान लो विकास है, 2 में मान लो अभिवृद्धि है, 3 में मान लो विकास है, 4 में मान लो विकास है, ऐसे। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐसे इसी सीरियल में फटाफट आप आंसर देना होगा। ओके, और चाहे तो साथ साथ भी दे सकते हो। करते हैं शुरू। ओके, नंबर 1, फैक्ट से सुनते जाना, समझते जाना। जैसे कोई 10 साल का बालक है। ओके, 10 साल के बालक का वेट है 25 kg, 10 साल के बालक का वजन है 25 किलो। क्या है ये? आपके पास दो ही ऑप्शन है, अभिवृद्धि और विकास। क्या है? 10 साल के बालक का 25 kg वजन होना क्या है, अभिवृद्धि है या विकास है? नंबर 2 पॉइंट। नंबर क्या, 6 माह का कोई बालक है, 6 माह का बालक, ओके, 6 मंथ का, उसके जो दूध के दांत होते हैं ना, दूध के दांत जानते हो, दूध के दांत होते हैं ना, वो निकलते हैं 6 माह के बालक के। 6 माह के बालक के दूध के दांत निकलना, ये क्या है, अभिवृद्धि या विकास? दो बातें क्लियर। नंबर 1, 10 वर्ष के बालक का वजन 25 किलो। नंबर 2, 6 माह के बालक के दूध के दांत निकलना क्या है, अभिवृद्धि है या विकास है? नंबर 3, कोई बच्चा है, मान लो 12th क्लास, 10th क्लास, किसी भी क्लास का, कोई किसी भी क्लास में, मान लो कोई बच्चा है 10th क्लास में, वो 10th क्लास में मान लो उसने स्कोर किया 95%। 10वीं क्लास के बच्चे का 95% एग्ज़ाम में स्कोर करना क्या है, अभिवृद्धि है या विकास है? अभिवृद्धि है या विकास है? ओके, द फोर्थ पॉइंट इज, नंबर 4 क्या है, कोई 3 माह का बालक, आपने 3 महीने के बालक देखे होंगे, वो क्या होते हैं, वो हमेशा मतलब ऐसे बोलते हैं ना अपने लोकल, मतलब पेट के बल लेटे रहते हैं। कैसे पेट के बल? अरे सिंपल सी मारवाड़ी बोलो कि मुंदा पड़ा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब पेट के बल, ऑन द मुंह लेटना। तो पेट के बल लेटना, 3 माह के बालक का पेट के बल लेटना क्या है, अभिवृद्धि है या विकास है? बताइए, 4 बातें हो गई। नंबर 5 पॉइंट, नंबर 5 क्या, नंबर 5 बताइए कि मान लीजिए अब देखते हैं किशोरावस्था में लगभग 13 या 14 साल का जो बालक होता है, लगभग 13 या 14 साल के बालक की दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है। क्या आने लग जाती हैं? दाढ़ी मूंछ आने लग जाती हैं। तो बताइए ये क्या है, अभिवृद्धि है या विकास है? 13 या 14 साल के बालक की दाढ़ी या मूंछें आना क्या है, अभिवृद्धि है या विकास है? और एक फैक्ट और बताइए, नंबर 6, कि जैसे 4 माह का बालक होता है, 4 या 5 माह का जो बालक होता है, वो क्या करता है, वो खिलौनों की तरफ ध्यान आकर्षित रहता है उसका। किसका? उसका ध्यान खिलौनों की तरफ रहता है। ये क्या है, अभिवृद्धि है या विकास है? 1 से 6 तक के आपके पॉइंट हैं, इन पॉइंट बताइए कौन सी अभिवृद्धि हैं और कौन से विकास। और अगर इनके सब के सब आंसर आपने सही दिए तो मतलब अभिवृद्धि विकास में आपके कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन द पॉइंट बताइए फटाफट। 6 पॉइंट्स ये लीजिए पीछे वाले। एक बार दोबारा मैं पॉइंट बोलता हूँ कि 10 वर्ष के बालक का वजन 25 किलो, 6 माह के दूध के दांत निकलना, 10वीं में 95% लाना, 3 माह के बालक का पेट के बल लेटना। नेक्स्ट क्या है, 13 या 14 वर्ष में बालक की दाढ़ी मूंछ आना, 4 माह का जो बालक होता है खिलौनों की तरफ ध्यान आकर्षित करना। ये इन 6 पॉइंट्स में किस में अभिवृद्धि है, किस में विकास है, ये आप फटाफट से मेरे को आंसर दे दीजिए जल्दी। चलिए हम बताते हैं। अब देखो 10 वर्ष के बालक का वजन 25 किलो है, हमें दिखाई दे रहा है 25 किलो का डोसे, मतलब वजन सामने दिख रहा है, तो क्या है, अभिवृद्धि। क्या है ये, अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्या, 6 माह के बालक के दूध के दांत निकलना, दूध के दांत निकलना क्या, एक शारीरिक परिवर्तन है, सामने दिख रहा है, अभिवृद्धि। 10वीं क्लास में 95% आना क्या, उसके दिमाग का काम है, ठीक है ना, तो क्या है, विकास। 3 माह के बालक का पेट के बल लेटना, तो उसकी वो आंतरिक प्रोसेस होती है, किसकी कौन सी प्रोसेस होती है, उसकी आंतरिक प्रोसेस होती है। ओके, तो ये क्या है, विकास है। नेक्स्ट क्या, 13 दाढ़ी मूंछ आना, मतलब उसका शारीरिक परिवर्तन हो रहा था, क्या होता है, अभिवृद्धि। क्या होता है, अभिवृद्धि। एंड द लास्ट, 4 माह का बालक खिलौनों की तरफ ध्यान आकर्षित करता है, तो ध्यान आकर्षित कर रहा है, ध्यान किस में आता है, मानसिक विकास है। मानसिक विकास क्या होता है, कौन सा होता है, मानसिक विकास में कौन सा होता है, आपका विकास। ओके, 6 के 6 किसके सही थे, वो यहाँ नहीं तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में आंसर दे सकते हो। ओके, यहाँ बता सकते हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
अभिवृद्धि और विकास की लगभग बातें जब झंझट अपन ने पूरा कर लिया, लेकिन मतलब झंझट पूरा हुआ नहीं, अभी अपन सिर्फ और सिर्फ विकास को पढ़ रहे हैं ना। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्कीनर ने एक बात कही थी। स्कीनर ने क्या कही थी? देखो, स्कीनर की डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे? स्कीनर की डेफिनेशन याद रखेंगे हम स्कैनर से। किससे? स्कैनर। जब स्कैन करने वाली चीज़ होते हैं, स्कैन करने वाले स्कैन करते हैं तो कैसे चलती है वो मशीन? ऐसे चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी चलती है ना, ऐसे। कैसे चलती है? एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बताऊँ क्या? कैसे चलती है? एग्जैक्टली ऐसे चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, तो वो बात किसने कही थी? स्कीनर ने। स्कीनर क्या बोलते हैं? स्कीनर का बोलना है कि जो आपका जो विकास है वो एक सतत, कैसी? सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी स्कीनर ने, कि जो विकास है वो आपका सतत और निरंतर चलने वाली प्रोसेस या फिर प्रक्रिया है। ओके, गॉट द पॉइंट, समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है? जब आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। आगे के किस फैक्ट की बात करते हैं? नेक्स्ट बात करते हैं विकास के। एक देखो, आपको 3 इक्वेशंस बताता हूँ, विकास के 3 समीकरण और 3 क्वेश्चन बताता हूँ। उनमें से हर एग्जाम में अप्रोक्सीमेट आ जाता है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। क्या? विकास से रिलेटेड आपको 3 बातें बताता हूँ। कैसी कैसी? विकास क्या होता है? क्या होता है? देखो, हमारे सर पड़ोस में है विकास एक तो। ओके, विकास क्या होता है? विकास एक वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का क्या है? गुणनफल। किसका? विकास वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है? गुणनफल है। यानी कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है? गुणनफल है। गॉट द पॉइंट? ओके, नेक्स्ट नंबर 2। 2 नंबर क्या? 2 नंबर पॉइंट क्या है? अभिप्रेरणा। कौन सी प्रेरणा? अभिप्रेरणा प्लस अनुभव। अभिप्रेरणा प्लस अनुभव प्लस सकारात्मक परिवर्तन। अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन, प्लस अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस, प्लस सकारात्मक परिवर्तन मीन्स पॉजिटिव चेंजेस। ये सब मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ये सब देखो जुड़ करके, देखो जहाँ जुड़ रहे हैं सारे सारे, ये जुड़ करके भी क्या बनाते हैं? विकास बनाते हैं। ओके, यानी अभिवृद्धि जो सॉरी विकास है आपका वंशानुक्रम और वातावरण का तो होता है गुणनफल, और आपका अभिप्रेरणा, अनुभव और सकारात्मक परिवर्तन, तीनों का योग क्या होता है? विकास होता है। और एक अंतिम फैक्ट इसी के बारे में और बताता हूँ। क्या? कि आपने अधिगम किया। क्या किया? अधिगम, लर्निंग की, प्लस आप में मेच्योरिटी यानी परिपक्वता आई, प्लस आप में मेच्योरिटी आई, ये भी मिलकर के क्या बन गया? विकास बन गया। यानी आपने अधिगम किया प्लस आप में मेच्योरिटी आई, दो ये भी आपके मिलकर क्या बन गया? ये भी आप में मिलकर के विकास बन गया। 3 पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विकास वंशानुक्रम इनटू वातावरण, यानी वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल क्या होता है? विकास होता है। नेक्स्ट अभिप्रेरणा प्लस अनुभव प्लस सकारात्मक परिवर्तन भी क्या होता है? विकास है। और अगला क्या है? अधिगम है प्लस परिपक्वता भी क्या होता है? विकास होता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विकास, क्या आपका विकास जन्म से पहले भी होता है? क्या विकास, एक बार सोच के देखो, विकास कहाँ से कहाँ तक चलता है? जब से गर्भ धारण कर लेती है स्त्री या महिलाएं, गर्भ धारण करने से लेकर के विकास कहाँ तक है? जब तक हम इस दुनिया को छोड़ कर नहीं चले जाएंगे तब तक। यानी सिंपल सी लाइन में क्या कहूँ, जीवन पर्यंत चलता है विकास। जहाँ से आपका जीवन बनना शुरू हुआ और जहाँ तक आपका जीवन पूरी तरह नष्ट होगा तब तक आपका विकास चलता रहेगा। तो विकास जन्म से पूर्वावस्था में भी होता है। विकास कैसी प्रोसेस है? विकास सतत एवं निरंतर प्रोसेस है। कैसी है? सतत और निरंतर प्रोसेस है। यानी कहाँ से कहाँ तक? गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट आपका विकास जो है ना वो आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कहाँ की ओर होता है? सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास कहाँ से कहाँ तक होता है? विकास आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ओके, नेक्स्ट विकास आपका व्यक्तिगत होता है। क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से विकास के बारे में गलत कथन है और इनमें से वो 3 सही देगा, चौथा गलत दे देगा, आपको पकड़ में ही नहीं आएगा, पता नहीं क्या चलेगा। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास व्यक्तिगत होता है। कैसा होता है? व्यक्तिगत।
ओके। नेक्स्ट क्या, विकास की प्रत्येक अवस्था की अलग अलग विशेषताएं और खतरे होते हैं। यानी विकास की जो भी अवस्था होती हैं उसकी विशेषता भी होती है और उसके अपने खतरे भी होते हैं। यानी कि विकास की जो भी अवस्थाएं होती हैं उनकी कुछ विशेषताएं और कुछ खतरे होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्या, उसके बाद जो किसी बालक का जो प्रारंभिक जो विकास होता है, कौन सा विकास है, बालक का जो प्रारंभिक विकास है वो, बालक का जो प्रारंभिक विकास है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किससे, बाद के विकास से। यानी किसी बालक का छोटे बच्चे का जो विकास होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बाद में होने वाले विकास से। और ऐसा एक कथन भी आएगा आगे किसका, कि क्या कथन आएगा कि शुरू के जो मतलब 6 माह में जो बाद के 12 माह का भी 2 गुना सीख लेता है। ऐसी बातें आएंगी आगे, लेकिन कहाँ आएंगी, आगे आएंगी। अभी हम सिर्फ यही बातें कर रहे हैं। यानी बालक का कौन सा विकास, प्रारंभिक विकास बाद के विकास का ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बचपन में आपने क्या क्या सीखे थे वो आज तक नहीं भूले, जबकि आज आप पढ़ी हुई चीज़ें बार बार भूल जाते हो। ओके। नेक्स्ट, अगला क्या, अगला फैक्ट क्या है, अगला पॉइंट आपका विकास क्या होता है, विकास आपका मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। विकास में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद उद्दीपक से किसको बढ़ावा मिलता है, आपके उद्दीपक जो होता है ना, उद्दीपक से विकास को बढ़ावा मिलता है। उद्दीपक यानी उद्दीपक आपको उससे रेनफोर्स मतलब उसको बढ़ावा मिल जाता है। कोई भी जैसे कोई भी काम, उद्दीपक क्या होता है, सिंपल से मतलब आपको साइंस की लैंग्वेज में समझना होगा। साइंस की लैंग्वेज में मान लो, या फिर आपको फिजिक्स की लैंग्वेज में सुनाता हूँ किसी, कि ये कोई एक गाड़ी है। ओके, ये कोई गाड़ी है, ये चल रही है, ये चल रही है मान लीजिए। तो इसके लिए अचानक से मान लिया आपने एक्सेलरेट किया, तो क्या किया इसके, रेस्ट, इसको बोलते हैं रेस्ट दबाना, उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सीलरेट करना। आपने एक्सीलरेट किया, क्या हो जाएगी, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। क्या हो गई, स्पीड बढ़ गई। तो देखो बढ़ी ना प्रोसेस, तो वही होती है। यानी किसी मतलब उद्दीपक क्या काम करता है कि उस चीज़ को और फास्ट करता है। उद्दीपक विकास को क्या करता है, उद्दीपक विकास को बढ़ाता है। क्या करता है उद्दीपक विकास को, उद्दीपक विकास को बढ़ाता है। आगे क्या, आगे उसके बाद बात आती है उद्दीपक विकास को बढ़ाता है। नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट होता है विकास आपका कैसे होता है। अभिवृद्धि आपकी क्या थी, केवल और केवल आंतरिक थी। विकास आपका आंतरिक प्लस बाह्य। यानी विकास आपका कैसा होता है, विकास आपका आंतरिक होता है और बाह्य भी होता है। अभिवृद्धि कैसी होती है आपकी, अभिवृद्धि सिर्फ और सिर्फ आंतरिक थी, जबकि विकास क्या होता है आपका, आंतरिक होने के साथ साथ बाह्य भी होता है। कैसा होता है, आंतरिक होने के साथ साथ विकास आपका बाह्य भी होता है। ओके, विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। अभिवृद्धि अचेतन मन की बात की, जबकि विकास कौन से मन के परिणाम स्वरूप होता है, विकास आपका चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। ओके, नेक्स्ट है अगली किसकी बात करते हैं, अगली अपन बात करते हैं कि विकास कैसा होता है, अमूर्त होता है। विकास दिखाई नहीं देता, अमूर्त होता है। और कैसा होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। कैसा होता है, मनोवैज्ञानिक। जबकि अभिवृद्धि क्या होती थी, अभिवृद्धि आपकी मूर्त होती थी। ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि विकास का जो एक पक्ष है ना, कि विकास का एक पक्ष अन्य पक्ष को क्या करता है, प्रभावित करता है। विकास का एक पक्ष अन्य पक्ष को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। ओके, इतनी बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्या, विकास की देखो 2 बातें आती है विकास में, ध्यान देना। आपको 2 चीज़ें आगे सिद्धांत आएंगे तब बता दूंगा, अभी उसकी छोड़ो। विकास एक तो था आपका सेफेलोकोडल और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। ये जब आपके विकास के सिद्धांत आएंगे अभी थोड़ी देर बाद, उनके बारे में बात अपन कर लेंगे। नेक्स्ट क्या, विकास सभी के लिए समान होता है। ये नहीं कि मान लो उसका विकास ऐसा होगा, उसका विकास, सभी के लिए समान होता है। विकास कैसा होता है, सभी के लिए। उसका भी शारीरिक विकास होगा, उसका भी विकास होगा, उसका भी विकास होगा, विकास सबका होगा। लेकिन उसकी क्या होती हैं, लेकिन प्रत्येक बालक में, एक बात ध्यान देना, विकास होता तो सभी के लिए क्या है, होता तो विकास सभी के लिए समान है, मगर प्रत्येक बालक में विकास की जो गति होती है ना,
वो भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? प्रत्येक बालक में जो विकास की जो गति होती है ना, वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ओके। और विकास में क्या पाए जाते हैं? सह संबंध पाए जाते हैं, यानी आपस में रिलेशंस पाए जाते हैं। विकास में क्या पाए जाते हैं? विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, विकास के जो आपस में उसमें होते हैं काम, उनमें क्या पाए जाते हैं? अलग अलग विकास में आपस में सह संबंध को रिलेशन पाए जाते हैं। ओके। थोड़ी सी अगर चाहेगी तो उसके लगाना चाहो तो लगा सकते हो। वैसे दूध का टाइम है तो आप लगा सकते हो हमारे साथ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या? विकास। उसके बाद बात आती है कि जो विकास होता है ना आपका विकास, वो आपका समग्रता से, कहाँ से? समग्रता से विभेदीकरण। कहाँ पर? समग्रता से विभेदीकरण की ओर अग्रसर होता है। कहाँ से कहाँ तक? समग्रता से विभेदीकरण की ओर अग्रसर होता है। कौन अग्रसर होता है? विकास अग्रसर होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एक बात ध्यान रखना कि विकास में क्या पाए जाते हैं? विकास में लिंग भेद पाया जाता है। ध्यान दे लेना इस चीज़ को। विकास में क्या होता है? विकास में लिंग भेद पाया जाता है। विकास में क्या पाया जाता है? विकास में आपका लिंग भेद पाया जाता है, यानी जेंडर के अकॉर्डिंग के, मान लो स्त्री और पुरुष की जो विकास होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। स्त्री और पुरुष के विकास की दरें अलग होती होती है। ओके। तो विकास में क्या पाया जाता है? विकास में लिंग भेद पाया जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट अबाउट विकास क्या होता है? एक बात क्या होती है विकास के बारे में, कि विकास किससे? आश्रितता से लेकर के कहाँ तक? स्वायत्तता तक। कहाँ तक? आश्रितता से लेकर के स्वायत्तता। देखो ऐसे ही हार्ड वर्ड आते हैं। आश्रितता मतलब किसी पे डिपेंड रहना, स्वायत्तता मतलब खुद पे होना। ओके। तो विकास में शुरुआत में बच्चा देखो खुद पे मतलब किसी पे आश्रित रहता है, डिपेंड रहता है, बाद में खुद होता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है। ओके। हाँ। नेक्स्ट क्या? विकास का एक सिद्धांत आता है, कौन सा? विकास का वर्तुलाकार। किस विकास कैसे चलता है? वर्तुलाकार। ना तो विकास ऐसे चलता है, ना विकास ऐसे चलता है, ना तो ऊपर की तरफ चलता है, ना आगे की तरफ। विकास ऐसे चलता है, यानी आगे भी चलता है और ऊपर भी चलता है, दोनों तरफ चलता है। ओके। कैसे? यानी ऐसे बोल दो या फिर ऐसे। देखो, एक तो होता है कि ये देखो विकास सरल रेखा में ऐसे चल गया, या फिर विकास ऐसे चल गया। ये विकास ऐसे नहीं है, देखो यूं भी चलता रहेगा और यूं भी चलता रहेगा, तो दोनों तरफ चल रहा है। यानी ये इसको क्या बोलते हैं? विकास का कैसा सिद्धांत है? वर्तुलाकार। कैसा सिद्धांत है विकास का? वर्तुलाकार। यानी संतुलन असंतुलन, यानी बच्चे को संतुलन बनता है, संतुलन बिगड़ता है। संतुलन असंतुलन का नियम। कौन से? विकास का संतुलन असंतुलन का नियम। समझ आया? उसके बाद यानी बालक का विकास क्या होता है? लंबात्मक नहीं होता है। केवल और केवल लंबात्मक विकास नहीं होता है। लंबात्मक ना होकर के बालक का विकास कैसा होता है? आपका से मतलब इसके वर्तुलाकार होता है। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 3 माह में, कितने माह में? 3 माह में बालक अपनी पहली, कौन सी? पहली सामाजिक मुस्कान देता है। कौन सी मुस्कान देता है बालक अपनी? 3 माह में बालक अपनी पहली सामाजिक क्या देता है? मुस्कान देता है। क्या देता है? मुस्कान देता है। ओके, गॉट द पॉइंट। द नेक्स्ट इज विकास क्या होता है? विकास आपका संचयी होता है। विकास क्या होता है आपका? संचयी होता है। और विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कौन सी वाणी? ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और न को शीतल करे आपों शीतल हो। ये बात कही थी कबीरदास जी ने। और आजकल का पता सिद्धांत क्या है? कि ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। है ना? इट्स जस्ट पार्ट ऑफ जोक। बाकी अपने लैंग्वेज पे नियंत्रण रखना चाहिए। विकास की क्या की जा सकती है? भविष्यवाणी की जा सकती है कि इस बच्चे का 1.5 किलो विकास होगा तो होगा, भविष्यवाणी की जा सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज विकास में परिपक्वता और अधिगम की भूमिका होती है। बात मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ क्या? कि डेवलपमेंट इक्वल्स टू अधिगम प्लस परिपक्वता होता है ना, AVP। ओके, AP। समझ में आया? क्या समझ में आया? AP यानी अधिगम प्लस परिपक्वता बराबर विकास। ठीक है ना?
नेक्स्ट याद है, मतलब जब ए और पी मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। ऐसे याद रख लो, कैसे कि अधिगम प्लस परिपक्वता इक्वस टू विकास। नेक्स्ट क्या, सिंपल सी बात, आगे चलते हैं कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने जोखिम होते हैं, अपने खतरे होते हैं और अपने क्या होते हैं, उसके अंतर्निहित मतलब उसके होते हैं। नेक्स्ट क्या कि आपका विकास कैसे होता है, मान लीजिए कोई जो आपका किसी मनुष्य का हाथ बनाते हैं, यहाँ से शोल्डर से लेकर ऐसे यहाँ पे कोहनी ऐसे लेकर के, और ये अंगुलियाँ ये अंगूठा ऐसे करके और ऐसे ऐसे ये बन गया हाथ। ओके, ऐसे होता है ना, बिल्कुल परफेक्ट बना है, क्या हाथ बना है, आप लोगों में से किसी का है, मेरा नहीं है। तो देखो विकास चलता कैसे, थोड़ा सा समझा देता हूँ विकास चलता कैसे। आप लोग सोचते हो कि पहले डायरेक्ट बच्चा अंगुली, नहीं, पहले बच्चा यहाँ से शोल्डर हिलाना, मतलब जो शोल्डर है ना, शोल्डर अपना कंधा, वहाँ से इसको हिलाना अपने शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ से हिलाएगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर कोहनी से मोड़ना शुरू करेगा, फिर कोहनी के बाद फिर अपनी कलाई ट्विस्ट करना, मतलब कलाई को अपने गोरी है कलाइयाँ, फिर अपने जो अपनी हथेली होती है ना, हाथ की हथेली, उससे पकड़ना शुरू करेगा। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा होगा, जब आपके छोटा बच्चा आपके बाल पकड़ लेता है तो उसको छुड़ाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो हथेली से पकड़ लेता है, उसकी अंगुलियाँ इतनी डेवलप नहीं हुई कि वो आसानी से छोड़ पाए, तो उसे छुटानी पड़ती है, मतलब अंगुलियाँ उसकी खोल के छुड़ाना पड़ता है। तो फिर उसकी हथेली, शुरुआत में चीज़ों को हथेली से पकड़ता है, खिलौने को हथेली से पकड़ेगा, वो क्या होता है, आपका विकास का ये क्रम होता है। तो क्या चलता है विकास से आपका, अभी विकास के सिद्धांत बताऊँगा तो आपको बता दूंगा, है ना। फिर आगे अंगुलियाँ अंगूठा ऐसे विकसित होते हैं, यानी पहले कैसे, पहले आपकी हाथ की जो हथेली से, फिर अंगूठे से, फिर अंगुली से इनका यूज़ करता है। ये क्या होता है, ये आपका व्यापक व्यापक से विशिष्ट, यानी कौन सी, विकास आपका व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रकृति होती है, कैसे होती है, व्यापक से विशिष्ट की ओर होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इसके बाद आपको अभिवृद्धि और विकास से मैंने अंतर आपको बता चुका हूँ। अब 2 या 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखते हैं, फिर अपन चलेंगे विकास के सिद्धांत पर, ठीक है ना। किस पे चलेंगे, विकास के सिद्धांत पर। क्या 2-3 फैक्ट और क्या देखते हैं, और फैक्ट ये देखते हैं कि जो 18वीं शताब्दी है ना, ये तो आपको मैं बता दूँगा, मतलब जो स्टैनली हॉल है उसने 17वीं शताब्दी के आसपास, सॉरी पेस्टल ने 17वीं शताब्दी के, मतलब 18वीं शताब्दी में क्या था, 17वीं शताब्दी कहाँ से, देखो शताब्दी का बता तो कैसे चलती है कि मान लो 1501 से लेकर के, या फिर 1500 से, मान लो 1500 से लेकर के 1599 तक कौन सी शताब्दी चलेगी, 16वीं शताब्दी चलेगी। 1600 से लेकर के 1699 तक कौन सी शताब्दी चलेगी, 17वीं चलेगी। 1700 से लेकर के 1799 तक कौन चलेगी, 18वीं चलेगी। 1800 से लेकर के 1899 तक कौन चलेगी, 19वीं चलेगी। 1900 से लेकर के 1999 तक कौन सी चलेगी, 20वीं। और अभी 2000 से लेकर के और 2099 तक कौन सी शताब्दी चल रही है अभी अपन, इसीलिए कहते हैं कि 21वीं शताब्दी चल रही है। ओके, और एक 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी थी, 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। किसने कही थी बात, क्रो एंड क्रो ने की थी। ओके, शताब्दी ऐसे चलती है, एक्सप्रेस नहीं, शताब्दी एक्सप्रेस नहीं, यहाँ की अपनी इस शताब्दी की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या कि सर्वप्रथम प्रश्नावली किसने दी, वुडवर्थ ने दी थी। सर्वप्रथम बालकों के लिए, किसके लिए, सर्वप्रथम बालकों के लिए प्रश्नावली किसने दी थी, वो दी थी आपकी, किसने, स्टैनले हॉल ने। किसने दी थी, स्टैनले हॉल ने। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या, 1887 में, कहाँ पर, 1887 में न्यूयॉर्क में, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में बाल सुधार गृह की स्थापना की। कौन सा सुधार, बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। और बाल मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, स्टैनले हॉल। और भारत में बाल विकास कब शुरू हुआ, भारत में बाल विकास शुरू हुआ 1930 में। इतने फैक्ट्स हो गए। अभिवृद्धि विकास का टाटा यहाँ पे खत्म। अब हेडिंग लगा लो नेक्स्ट, विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। करते शुरू, मज़ा आ रहा है क्या, पहले ये बताइए मज़ा आ रहा है क्या पढ़ने में। अभी लगे अपने को 40-45 मिनट की क्लास हो गई, बताओ कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको। वो कहते हैं ना कि मलंग मलंग, कैसा लग रहा है, मतलब इतनी क्लास हो गई, वैसे अच्छा लग रहा है कि मतलब पूरी यूनिट आपकी डिवाइस हो रही है ना, पूरा जो कंसेप्ट हो रहे हैं सारे कंसेप्ट रिकैपिचुलेट हो रहे हैं, फटाफट खुल रहे हैं। अब देखो विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, किसके सिद्धांत, किसी की बात करते हैं, विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन, प्रिंसिपल्स। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। एक नंबर क्या, समान प्रतिमान,
देखिए सिद्धांत को आपको सिर्फ लिखूंगा मैं यहाँ पे। कौन सिद्धांत? नंबर 1 सिद्धांत कैसा? समान प्रतिमान, यानी कि जो जिस जाति का होगा, जो जिस वर्ग का होगा, वो उसके लक्षण उसी वर्ग के समान होंगे। कैसे? मान लीजिए कैट है, वो ये तो है नहीं कि बिल्ली पे कुत्ते के समान व्यवहार करेगी ना, किसके समान दिखेगी? कैट के समान दिखेगी। डॉग है डॉग के समान, मान लो खरगोश है खरगोश के समान, बंदर है बंदर के समान, मनुष्य है मनुष्य के समान। यानी समान प्रतिमान की जैसा जिसकी जो जाति है, जिसका जो वर्ग होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसमें सारे के सारे अभिवृद्धि या विकास को अपने प्राप्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट आती है दिशा। 2 नंबर सिद्धांत के साथ है, 2 नंबर आता है दिशा का सिद्धांत। दिशा पटने नहीं, ओके। दिशा का सिद्धांत, दिशा के सिद्धांत की 2 बातें कौन कौन सी? इधर देखते ध्यान से, 2 बातें। एक नंबर सेफेलोकोडल, कोडल। एक नंबर कौन सा? सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल क्या होता है? ये होता है मस्तकोधमुखी। कौन सा होता है ये? सेफेलोकोडल होता है मस्तकोधमुखी। यानी क्या होता है? मस्तिष्क से लेकर, कैसे कि मतलब मस्तिष्क यानी सिर से लेकर के, कहाँ से लेकर के? सिर से लेकर के और कहाँ तक चलता है ये? पैर तक चलता है। यानी मस्तकोधमुखी यानी सिर से लेकर के पैर तक जो विकास चलता है वो कौन सा होता है? आपका सेफेलोकोडल होता है। कौन सा होता है? सेफेलोकोडल। कहाँ से कहाँ तक सेफेलोकोडल होता है? कि आपका विकास सिर से, देखो तभी छोटा बच्चा क्या होता है, समझाओ इसको, इस सिद्धांत को थोड़ा सा देखो क्या होता है। सेफेलोकोडल क्या होता है? एक छोटा बच्चा बनाते हैं, ये मान लीजिए उसका हेड, ये उसकी बॉडी, ये उसके पैर, ये उसके दोनों हाथ, ओके। ये लो ध्यान से देखिए, कहाँ शुरुआत होगा? पहले बालक अपने सिर को, ऊपर वाला जो पार्ट है ये इसको खुलेगा, फिर अपनी आँखों को धीरे धीरे हिलाना शुरू करेगा, फिर नाक को, फिर अपने लिप्स को हिलाएगा, उसके बाद अपनी उसकी गर्दन घूमेगी, उसके बाद यहाँ से ट्विस्ट, फिर हाथ के जो शोल्डर्स वगैरह इनको, फिर आगे हाथ को यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि पहले हाथ की मतलब ऊपर वाला जो शोल्डर होता है वो, फिर कोहनी, फिर अंगुलियाँ, फिर कलाई, वैसे पूरा। और फिर धीरे धीरे यहाँ से धड़ को यहाँ से हिलाना शुरू करेगा, फिर अपने पैरों को, फिर पैरों की अंगुलियों को ऐसे हिलाना शुरू करेगा। टॉप टू बॉटम चलता है ये। तो क्या चलता है आपका? एक सिद्धांत कैसे? सेफेलोकोडल यानी सिर से लेकर के पैर तक। आपने कभी देखा होगा छोटा बच्चा शुरुआत में सिर से, आंखों से अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करता है। भाई ये नहीं कि शुरुआत में उठ के भाग लीजिए ना, पहले आंखों से, फिर धीरे धीरे, फिर देखो खड़ा होने के लिए क्या करता है? अपने पैरों को ऐसे पहले घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होता है। वो सिद्धांत हैं विकास के, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है ना? तो विकास सिद्धांत है सिर, सिर के बाद मुख, मुख के बाद गर्दन, गर्दन के बाद धड़, धड़ के बाद हाथ, हाथ के बाद पैर, ऐसे ऐसे चलते हैं। ये देखो क्या दूसरा, क्या दूसरा है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। कौन सा? प्रॉक्सिमो। कौन सा दूसरा? प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है? ये होता है आपका कहाँ से, कि जैसे ये बॉडी, ये जो सेंटर पार्ट था ना बॉडी का, उसका सेंटर से हार्ट से लेकर के साइड में चलता है ये। यानी विकास डबल, इसलिए बोलता हूँ देखो, या ये यूं भी चल रहा था और यूं भी चल रहा था, यानी क्या हो गया? यूं बन गया ना, यूं। तो क्या होता है ये प्रॉक्सिमल डिस्टल? क्या होता है? केंद्र से सिरों की तरफ, केंद्र से कहाँ से? केंद्र से यानी हार्ट से लेकर के सिरों की तरफ, केंद्र से सिरों की तरफ, ओके। ऊपरी सिरा कौन सा होता है आपका? सिर। निचला सिरा आपका कौन सा होता है? पैर होता है, ओके। कहाँ से कहाँ तक चलता है? केंद्र से सिरों की तरफ। यानी विकास 2 तरीके से चलता है। कौन कौन से? एक तो आपका सेफेलोकोडल यानी सिर से लेकर के पैर की तरफ, और दूसरा आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी केंद्र से सिरों की तरफ, ओके। नेक्स्ट है विभिन्न अंगों की गति का नियम। तीसरा नियम कौन सा है? जो विभिन्न आपके जो अंग होते हैं ना, उन अंगों की गति का नियम। कैसे? कि जो कुछ अंग काफ़ी तेज़ गति से बढ़ते हैं। हमारी बॉडी के जैसे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो काफ़ी तेज़ बढ़ते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसे हाथ आपके स्पीड से बढ़ते हैं। ध्यान देना इस चीज़ को, नोटिस करना कभी। हाथ होते हैं, पैर होते हैं, बाल होते हैं, आपके नाखून होते हैं, ये काफ़ी तेज़ गति से बढ़ते हैं। इसलिए हमारे पैर लंबे होते हैं, हाथ लंबे होते हैं, बाकी सब बॉडी पूरी छोटी होती है। लेकिन आँखें होती हैं छोटी छोटी होती हैं। अगर आँखें तेज़ बढ़ने लग जाए तो ये 10-10 फुट की तो आँखें हो जाएंगी, फिर ये थोड़ी। नाक छोटी सी होती है, कान छोटे होते हैं, वरना तो हाथी के देखो, ये देखो इतने बड़े बड़े। गर्दन छोटी सी होती है,
होंठ कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, दांत छोटे छोटे होते हैं, वरना देख लो किसके पुराने टाइम में दिखाते थे राक्षसों के बड़े बड़े ये दांत। तो ये क्या होते हैं कि हाथ होता है, पैर होता है, बाल होते हैं, नाखून होते हैं, तो तेज़ गति से बढ़ते हैं, जबकि आँख, नाक, कान, गला, मतलब तो ये एंटी वाला बोल दिया मैंने, आँख, नाक, कान, गर्दन, होठ और दांत, ये सब क्या होते हैं आपके धीरे गति से बढ़ते हैं, धीरे धीरे से बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। और एक इम्पोर्टेंट बात लिख लो, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक कौन है? व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक है गाल्टन। कौन है? गाल्टन। व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक कौन है? गाल्टन। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में बोलो क्या? 2 persons never be सेम। 2 persons never be same, यानी दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते, दिखने में समान नहीं हो सकते, यानी शारीरिक रूप से अलग होंगे, मानसिक रूप से अलग होंगे, संवेगात्मक रूप से अलग होंगे, व्यवहारात्मक रूप से अलग होंगे। इन सब में सारे के सारे पक्षों में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। ओके, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह मतलब किसी न किसी तरीके से अलग होता है, समान नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्या, इसी पे स्किनर ने एक बात कही है। क्या बात कही है? इसी व्यक्तिगत विभिन्नता पे स्किनर ने एक बात की है। क्या बात कही? कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, कौन सी विभिन्नता? जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ना, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापक भिन्नताएं पाई जाती हैं। जो आपकी विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, उनमें क्या पाई जाती हैं? उनमें व्यापक विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उनमें आपके व्यापक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, ओके, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट आगे क्या चलते हैं। उसके बाद बात आती है विकास के 5 नंबर सिद्धांत की बात आती है। कौन सा सिद्धांत होता है? सामान्य से, यानी विकास कैसे होता है? ये क्वेश्चन पास डायरेक्ट आता है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? हाँ, है नहीं पूछेगा, है तो सबको पता है, एक दिख जाएगा कौन सा नहीं है। तो दिखेंगे चारों के चारों हो रहे हैं, लेकिन एक उनमें से ऐसा होगा जो नहीं होगा। ओके, तो विकास निम्न से कौन सा है? वैसे दे देगा कि सामान्य से विशिष्ट और विशेष से सामान्य। था पता नहीं, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ओके, यानी क्या होता है कि शुरुआत की जो गतियाँ होती हैं, वो जो गति होती हैं शुरुआत की, जो भी विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, वो सब सामान्य होती हैं, बाद की विशिष्ट होती हैं। तो शुरू में ये तो है नहीं कि आप मतलब बचपन में मतलब जिस टाइम जन्म लिया उसी टाइम आप हिंदी पढ़ना सीखे, बाद में आपने क्या गेड़े सीखे ना। पहले आपने क्या के गेड़े सीखे, उसके बाद एक एक शब्द 2-2 अक्षरों को जोड़ने लगे, फिर 3-3, फिर शब्द बनाने लगे, फिर वाक्य बनाने लगे। ऐसे धीरे धीरे चलते गए ना, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट 6 नंबर सिद्धांत है विकास का। विकास कैसा है? निरंतर। इसकी अंदर की डेफिनेशन आपको कितनी बार बता चुका हूँ मैं, क्या कि विकास एक सतत और निरंतर प्रोसेस है। ठीक है ना, तो विकास एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये बात कौन कहते हैं? इसकी अंदर निरंतरता का सिद्धांत क्या है? कि विकास विकास निरंतर रूप से चलता रहता है, रुकता नहीं है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट अगली बात है एकीकरण का सिद्धांत। क्या? एकीकरण। 7 नंबर कौन सा सिद्धांत? एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में पूरा बताओ? राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में? 7 ऑप्शन है, 6, 7, 8, 9। 6, 7, 8, 9। नंबर 1 क्वेश्चन, यहाँ नहीं देता आंसर तो कमेंट सेक्शन में देना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कि अंतिम चरण यानी राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? ओके, ये 2 बातें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। अब एकीकरण की जब बात आई तो बता दिया मैंने आपको। एकीकरण का सिद्धांत किसने? कि जब बालक जैसे छोटा होता है ना, तो क्या करता है, शरीर के विभिन्न हिस्से होते हैं और उनको अचानक काम में नहीं ले सकता, कि सारे के सारे कि बालक देखो शुरुआत में हथेली से पकड़ता है तो हथेली से काम नहीं होते, तो अर्थात पहले बालक का क्या काम करेगा? हाथ काम करेगा, फिर उसका जो हथेली वाला जो पंजा है वो काम करेगा, फिर उसका अंगूठा अंगुलियां काम करेंगे। समझ गए? इसलिए इस एकीकरण वाले क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाथ पंजा और अंगूठे का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? हाथ पंजा और अंगूठे का सिद्धांत। समझ में आया? यानी बालक अभी मैं आपको पूरा बता चुका हूँ क्या से कि पहले बालक की यहाँ से शोल्डर काम करेगा, फिर कोहनी काम करेगी, फिर उसकी कलाई काम करेगी, फिर उसकी जो हाथ की हथेली है ना ये काम करेगी, फिर उसके अंगूठा और अंगुलियाँ काम करेंगी। ऐसे चलता है।
ये क्या होता है विकास का एकीकरण का सिद्धांत है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत कैसे है कि विकास बराबर क्या होता है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। क्या होता है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योग न होकर क्या होता है, गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल होता है। और ये बात कौन बोलते हैं, ये बात बोलता है वुडवर्थ। कौन बोलते हैं बात है, वुडवर्थ बोलते हैं। यानी विकास जो वंशानुक्रम और वातावरण का जोड़ न होकर के बल्कि क्या होता है, विकास उनका गुणनफल होता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज विकास की जो अंत्यक्रिया होती है ना, विकास की जो अंत्यक्रिया होती है और विकास की अंत्यक्रिया का जो सिद्धांत है, यानी कौन सा सिद्धांत है, विकास की जो अंत्यक्रिया का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक है आपके स्किनर। कौन प्रतिपादक है, विकास की अंत्यक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, आपके स्किनर महोदय हैं। कौन है, स्किनर महोदय। गॉट द पॉइंट। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है। अप्रोक्सीमेट 1 आवर का आपका सेशन होने वाला है और अभी तक आपको पता भी नहीं चला, कब यूँ चुटकी में कर लिया। नेक्स्ट, ये आपका अभिवृद्धि और विकास का इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया, मज़ा आ रहा है। 1 घंटे में देखो आपको अभिवृद्धि और विकास से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, अब फैक्ट्स आप काउंट, देखो मैं काउंट नहीं कर रहा, मैंने तो अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाया कि मैंने आइडिया लगाया था आज कि अप्रोक्सीमेट इसमें 815 मेरे को लगा कि हमें 815 फैक्ट्स हैं, तो 815 फैक्ट्स ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे। अब तक मैं पता नहीं कितने 200-250 तो बोल चुका हूँ। तो देखो वो डिपेंड करता है किस पे, आपको मतलब एक पेज में कितने फैक्ट्स। अब देखो सिंपल सी बात, अपन आइडिया वैसे लगा लेते हैं कि मतलब देखो अभी तक कितने पेज हो गए, अप्रोक्सीमेट 33 पेजेस हो गए। 33 पेज, एक पेज में कम से कम आपको 6 या 7 कंसेप्ट मिल होंगे। तो 7 के हिसाब से देखो, 7 × 32 कितने हो गए, एक मिनट, नॉर्मल गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, 225 कंसेप्ट। 6 के हिसाब से 180, देख लो कम थोड़ी है, कंसेप्ट आपको काफ़ी मिल रहे हैं। ओके, लेकिन हमें गिनने नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट, विकास की अवस्थाएं। हाँ, ये अभिवृद्धि और विकास का इतना पार्ट हो गया कंप्लीट। अब कह लीजिए विकास की अवस्थाएं, और इनको करते हैं शुरू। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, विकास की होती है 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी, 1 नंबर गर्भावस्था। कौन सी अवस्था, गर्भावस्था। 2 नंबर शेषवावस्था। कौन सी अवस्था, शेषवावस्था। 3 नंबर बाल्यावस्था। 3 नंबर कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था। और 4 नंबर कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। इन्हीं के बारे में अपने को पढ़ना है। बाल विकास की जो कितनी अवस्थाएं आती हैं, 4 अवस्थाएं, गर्भावस्था, किशोरावस्था, शेषावस्था और गर्भावस्था, शेषावस्था, किशोर, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। ओके, नंबर 1 कौन सी अवस्था, गर्भावस्था। नंबर 1 कौन सी, गर्भावस्था। यानी अब जितने भी फैक्ट्स अपन डिस्कस करेंगे, कौन सी अवस्था के बारे में करेंगे, गर्भावस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो सिंपल सी बात, गर्भ जो धारण से, ये अवस्था कब तक चलती है, ये अवस्था चलती है आपकी गर्भ धारण से अप्रोक्सीमेट आपके 40 सप्ताह तक। कितने सप्ताह तक, 40 सप्ताह तक। यानी अप्रोक्सीमेट को 9 महीने का टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है अप्रोक्सीमेट। मतलब हो सकता है 5-10 दिन ऊपर नीचे, वो तो होता रहता है। यूँ तो किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, थोड़ा लेट भी हो लेते हैं, वो टाइम पे डिपेंड करता है। बट देखो क्या कि क्या जो विकास कहाँ से कहाँ तक, जो गर्भ धारण करते हैं ना, गर्भ धारण से कितने दिनों तक, गर्भ धारण से 280 दिनों तक। कितने दिनों तक, गर्भ धारण से 280 दिनों तक क्या होता है, आपका विकास चलता है। कौन चलता है, विकास, जो गर्भावस्था चलती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मानव जीवन का प्रारंभ कहाँ से होता है, किससे होता है, मानव जीवन का प्रारंभ एक कोश से होता है। कौन से कोश से होता है, एक कोश से होता है। कैसे, और इस एक कोश को क्या कहते हैं, इसको संयुक्त कोश कहते हैं। थोड़ी सी बायोलॉजी समझाऊं, संयुक्त कोश कहते हैं। बायोलॉजी के लैंग्वेज में देखते हैं क्या, एक होते हैं बच्चे की मम्मी जी, एक होते हैं बच्चे के पापा जी। ओके, मम्मी जी वाले कोश को बोलते हैं मातृकोश, पिताजी वाले को बोलते हैं पितृकोश। ठीक है, नेक्स्ट क्या, महिला, मम्मी महिला है ना, बिल्कुल महिला है, तो महिलाओं में पाया जाता है कौन सा, अंडाणु पाया जाता है। जबकि पुरुष में क्या पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है शुक्राणु।
ओके। अंडाणु में दो चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं? एक्स एक्स, ज़्यादा नहीं, केवल दो एक्स। इधर शुक्राणु में क्या होता है? एक्स वाई। ओके ठीक है। अब केमिकल लोचा शुरू होता है, ये दो ले लीजिए और ये दो ले लीजिए, ले लिए, आगे चलते हैं। कैसे? एक टेबल बनाते हैं। आप लोग बनाओ, मैं नहीं बना, मैं कुछ नहीं बनाने वाला, आप लोग बनाओगे। ऐसे नहीं बनाएंगे टेबल, थोड़े सिस्टम से बनाएंगे ताकि दिखने में 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि होता है बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, आप लोग ऐसे ही बस चिपका देते हैं उनको। ओके ये हो गया। अब इसी का टोटे टोटे कर देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लो और ये लो, ले लिया। अब चलते हैं, ध्यान से देखो इस चीज़ के बारे में, अब अपन और डिटेल में समझते हैं। इसलिए और कौन सा कलर सूट करेगा, अभी चलने दो, फिर बाद में देखेंगे, कभी एक्सपेरिमेंट बना देख लेंगे। यहाँ से देखो, ये 2 तीर के निशान, यहाँ पे ये मम्मी के आगे एक्स और ये पापा के आगे एक्स और वाई। ये एक्स जब इस एक्स के पास गया, बोला जा भाई साहब मिलके सरकार बनाए, बोल चल बना ले। कैसी सरकार बनेगी? एक्स एक्स वाली। अब ये एक्स, इससे इसका नाता टूट गया, तो किसके पास गया? इसके पास, तो कैसी सरकार बनेगी? एक्स वाई वाली। ये इस एक्स के पास गया तो कैसी सरकार बनेगी? एक्स एक्स वाली। और ये इस वाई के पास गया तो कैसी सरकार बनेगी? एक्स वाई। आपके सामने 4 सत्ता दिख रही हैं, कौन कौन सी? 2 तो दिख रही हैं एक्स 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 एक्स, और 2 दिख रही हैं आपको एक्स वाई, यानी टोटल 4 प्रोसेस, मतलब 4 प्रकार, 4 संभावनाएं हो सकती हैं। 4 में से 2 संभावना एक जैसी हैं, 2 संभावनाएं जैसी। यानी जहाँ पर अब देखो एक्स एक्सिस का है माता, माता मतलब लड़की, यानी एक्स एक्स से किसका डिसाइड होता है कि इसके लड़की होगी, और एक्स वाई से क्या डिसाइड होता है कि इसके लड़का होता है। यही आपके जो बात कहते हैं भ्रूण जांच करते हैं, उसमें यही जांच करते हैं कि अंदर एक्स एक्स है या एक्स वाई है। एक्स एक्स है तो बोल देंगे कि लड़की होती है, और एक्स वाई है तो लड़का बोल देंगे। और पता है जब एबॉर्शन, हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट है इस पर, कहीं भी आपको मतलब जब भी दिखे कुछ वैसा हो रहा है तो उसको मतलब स्ट्रिक्टली आप कंप्लेन करो, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होती है इस पर। अब तो बहुत कम हो गया, बट जब एबॉर्शन करवाना होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। मतलब हालांकि वैसे मैं ये नहीं कहता कि सभी डॉक्टर्स बेकार होते हैं, बट क्या करते हैं कि वो ये नहीं देखते, उनको क्या होता है, उनको पैसे हटने होते हैं। क्या करते हैं कि अगला वाला गया, उसको कहते हैं अंदर चेक ही नहीं किया कि क्या है अंदर, लड़का है लड़की है, सीधा बोलते हैं आपकी लड़की है, एबॉर्शन करो, बात खत्म। उनको तो एबॉर्शन करने से मतलब, उनको पैसे हटने से मतलब, तो यूँ होता है। बाकी इतने भ्रूण जांच करवाना बहुत ही, वो कहते हैं ना जघन्य, वो क्या बोलते हैं, वो अपराध है, बहुत ही, समझ जाओ क्या क्या बोलूँ मैं। तो देखो एक्स एक्स क्या होता है, ये आपकी लड़की की संभावना होती है, और एक्स वाई किससे संभावना होती है? लड़की की संभावना होती है। तो 50% संभावनाएं होती हैं लड़की की, और 50% संभावना होती है लड़की की। ओके, गॉट द पॉइंट? यहाँ तक समझ में आ चुका है। यही होता है, यही पूरी प्रोसेस होती है कि जैसे इससे क्या होता है, लड़की बन जाती है, और इससे क्या होता है, लड़का हो जाता है ना। और पुराने ज़माने में क्या ऐसे चलता था कि अभी मतलब महिलाएं पुरुष के इसमें कोई रोल नहीं होता है, बस ऐसा है कि मतलब उनको दोष दे देते हैं। ये सारा वो कहते हैं ना, ये आंतरिक अपने हो गए थे, प्रकृति की देन है सारी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद कितने जोड़ी होते हैं ऐसे? 23 जोड़ी गुणसूत्र। कितने जोड़ी होते हैं? 23 तो जोड़े होते हैं। 23 जोड़े मतलब एक जोड़ा कितने का बनता है? 2 का। तो टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र। कितने होते हैं? 46। ओके 46। और गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? गुणसूत्र जो होता है ना आपका क्रोमोसोम, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई, चोरी नहीं, सबसे छोटी इकाई क्या बनती है आपकी? जीन। सबसे छोटी इकाई कौन सी? जीन। ओके। और जीन किस प्रकार की, मतलब जो जीन किस प्रकार की संरचना है? ये एक स्थायी संरचना है, स्थायी संरचना है। 2 क्वेश्चन आएंगे। जीन किस प्रकार की संरचना है? स्थायी संरचना है। जबकि लिंग किस प्रकार की संरचना है?
लिंग एक सामाजिक संरचना है। शारीरिक मत चिपका के देना, कैसी है, ना ही तो शारीरिक है, ना ही मानसिक है, ना जैविक है, ना नैतिक है, कुछ नहीं है। लिंग एक सामाजिक संरचना है। समाज निर्धारित करता है कि कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की है। वो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक, सोचो ये लड़के का पहले पता चलता है, वो चलता है, बट कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड किसने किए कि ऐसा ऐसा दिखने वाला लड़का होगा, ऐसी ऐसी दिखने वाली लड़की होगी। किसने डिसाइड किया? समाज ने। तो लिंग एक सामाजिक इकाई है। नेक्स्ट, एक डिजीज़ आती है डाउन सिंड्रोम्स। डाउन्स सिंड्रोम, कौन सी डिजीज़ आती है? डाउन्स सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होती है कि जब जो मतलब अपने जो माता होती है ना, माता, महिलाएं, माता, उस माता का जो 21वां, जो 21 जो गुणसूत्र होता है ना, 21वां गुणसूत्र अलग होता है, लेकिन वो अलग नहीं हो पाता है। 21वां गुणसूत्र जब अलग नहीं हो पाता ना, आप सोच रहे हो बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं, इसी में साइकोलॉजी की बातें। जब 21वां गुणसूत्र अलग नहीं होता है ना, तो वो कौन सी कंडीशन बन जाती है? वो डाउन सिंड्रोम की कंडीशन बन जाती है। इतना ही समझने के लिए, इससे मतलब बालक क्या होते हैं? विकार उत्पन्न होते हैं बालक के विभिन्न प्रकार के। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? ये पूरी प्रोसेस क्या चलती है कि महिला के पास क्या होता है? अंडाणु। ओके, अंडाणु के पास कौन गया? शुक्राणु। शुक्राणु से क्या बना? युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज बनने के बाद इस प्रोसेस को क्या हुआ? उसके बाद क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट। क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट। यानी अंडाणु के पास मिला शुक्राणु, शुक्राणु के पास क्या बना? जाइगोट बना, यानी युग्मनज बना, और उससे क्या होगी? ब्लास्टोसिस्ट हो गया। क्या हो गया? ब्लास्टोसिस्ट। ओके, तो ब्लास्ट होता है, हाँ जी कुछ मार दीजिए मैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, आगे क्या है कि जो अब गर्भावस्था होती है ना, कितने कितने टाइम पीरियड होती है गर्भावस्था? अप्रोक्सीमेट 280 डेज की होती है, लगभग 280 दिन की। इस 280 दिन में वो जो बच्चा होता है वो क्या क्या क्रियाएं करता है, वो कहते हैं क्या क्या कर्म करता है, उसे कर्मों का हिसाब लिखते हैं। क्या कि गर्भस्थ शिशु जो होता है ना, गर्भस्थ शिशु, उस शिशु को अपन क्या कहते हैं? युक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? युक्ता। गर्भस्थ शिशु को युक्ता कहते हैं। और ये जो युक्ता है ना, थोड़ी सी बायोलॉजी की लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो युक्ता है ना, ये 10 से 14 दिन तक, 10 to 14 डेज तक, जो आपका जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय, उसकी जो मतलब वॉल होती है, दीवार होती है, उस दीवार से, मतलब वो वाली दीवार नहीं, पत्थर की नहीं होती है, गर्भाशय की जो दीवार होती है उससे चिपका रहता है। यानी जो इस शेप का होता है ना, इस शेप का, यूँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, यूँ। इसके इस जो दीवार है ना, इसे यूँ चिपका रहता है, और उल्टा रहता है, बच्चा हमेशा उल्टा रहता है, पैर ये ऊपर रहते हैं, सिर नीचे रहता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये गर्भाशय की, हम ऐसे बोलते हैं ना कि बच्चा सारे उल्टे पैदा होते हैं, हम बोलते हैं ना ये उल्टा पैदा, उल्टा नहीं, मतलब उल्टे तो सारे होते हैं, वो सीधा हुआ है। वो सीधा कैसे? उसके पैर पैर से, सिर से ऐसे आता है। और पता है क्यों होता है ऐसा? थोड़े साइंस की लैंग्वेज में बताऊँ कि जैसे मान लो बच्चे का जो सिर होता है वो पहले आता है और उसके बाद पैर आते हैं। क्यों? अगर सपोज करो जैसे मतलब जैसे जैसे गर्भाशय की जो सेल वॉल होती है ना, जो मतलब जो सेल वॉल होती है, वो जैसी ब्रेक डाउन होती है ना, मतलब मैं इंग्लिश में बोलूँगा, हिंदी में नहीं आती मेरे को इतनी। जैसे ही ब्रेक डाउन होती है ना सेल वॉल, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वो किसी मतलब इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए बोलते हैं कि आपके जो मतलब जो अब समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बोल नहीं सकता इतना, मतलब जो भी जो वीमेंस में जो पीरियड्स प्रॉब्लम होती है ना, उनमें ध्यान देना चाहिए स्पेसिफिक, मतलब स्पेशल रूप से। काफ़ी इससे बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। अरे क्या होता है कि जब मतलब ऐसी ये जैसे ही बच्चा बाहर यहाँ से, मतलब जैसे ही सेल वॉल ब्रेक होती है, यहाँ से ब्लीडिंग होती है, तो सोचो बच्चे का सिर अगर यहाँ रह गया तो इसको मतलब इसकी वो तो इस ब्लड के कारण थोड़ा सा टाइम लगा, 5-7 सेकंड, तो इतने में तो बच्चे की जो नाक वगैरह जाम हो जाएंगी। तो जाम हो जाएगी तो उससे क्या, तो सांसें वगैरह आने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पहले वैसे होता है। लेकिन जो ऐसा उल्टे तो सारे आते हैं, लेकिन जो कुछ यूँ कहते हैं ना कि मतलब ये उल्टा हुआ है, तो वो एग्जैक्टली वो सीधा हुआ है सीधा हुआ है वो, मतलब काफ़ी क्या है कि मतलब निकल गया, बच गया वो बहुत, मतलब ऐसे क्या होता है कि बचते बहुत कम है, लेकिन फिर भी बच जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसके बारे में कभी जब बायोलॉजिस्ट पढ़ाएंगे तो बारे में डिटेल में दे देंगे हमें कैसे क्या होता है। जो 10 से 14 दिन की होती है उसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय की दीवार से चिपकता है। और इस 10 से 14 दिन के पीरियड्स को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीजावस्था, यानी इसमें बीज बन जाता है। बीजावस्था, बीज अवस्था, कौन सा अवस्था? बीजावस्था होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या? उसके बाद 14 से 60 दिन तक, 14 से जो 60 दिन तक होता है, ये आपकी कौन सी अवस्था? ये आपकी होती है भ्रूणावस्था। कौन सी अवस्था होती है? भ्रूणावस्था। और भ्रूणावस्था में बालक में
306 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितने? 306 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और जो प्लेसेंटा होती है, जो अपरा होती है, क्या होती है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है अपरा होती है ना, प्लेसेंटा या अपरा, वो क्या होती है? उसका निर्माण बालक में जो नाभि से जुड़ी होती है। प्लेसेंटा अपरा जानते हो क्या था? जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नाल बोलते हैं। जिसकी मतलब जो बच्चे की जो नाभि होती है उससे, और जो महिला का जो होता है उससे आपस में मतलब जुड़ी रहती है वो, ताकि बच्चे के अंदर उससे क्या होता है? पोषण पूरा बच्चे को मिलता रहता है। उस टाइम बच्चा खाता थोड़ी है, जो मतलब उसकी मम्मी खाती है उसी का उस नाल उस मतलब उस प्लेसेंटा या अपरा के माध्यम से बच्चे में पहुंचता है। तो इससे पोषक तत्व रहते हैं। ठीक है ना? तीन मतलब कब होता है कि बाल 14 से 60 दिन तक, इस कौन सी अवस्था में? भ्रूणावस्था की बात करें। इस भ्रूणावस्था में पूरा प्लेसेंटा या अपरा के कारण बालक लेता है। नेक्स्ट उसके बाद अगला क्या है? अगला है कि 3 सप्ताह। कितने सप्ताह? 3 सप्ताह में बालक में आँख, त्वचा, मांसपेशियाँ, आँख, त्वचा, मांसपेशी और मस्तिष्क का निर्माण होता है। आँख, त्वचा, मांसपेशी, यानी क्या होता है? जो आपकी प्लेसेंटा जो अपरा होती है ना, जिससे बालक को मिलता है वो मतलब पोषण मिलता है, तो वो क्या होती है? प्लेसेंटा अपरा इस भ्रूणावस्था में मिलता है। उसके बाद बात आती है कि जब बालक 3 सप्ताह का हो जाता है। कितने सप्ताह का? 3 सप्ताह में, वापस बताता हूँ एक बार, 3 सप्ताह में बालक में आँख, त्वचा, मांसपेशियाँ। कैसे? ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे अपन लिखते हैं 3 और आत्मा, यूँ लिखते हैं अपन। अब देखो आत्मा में ऐसे देखो ए के सारा 3 कैसे सारा, यानी आँख, त्वचा, मांसपेशियाँ और मस्तिष्क। देखो दोबारा ना, तो आँख, त्वचा, मांसपेशियाँ और मस्तिष्क, ये क्या होता है? ये बालक में इनका निर्माण शुरू हो जाता है। और 4 सप्ताह में क्या होता है? देखो 4 कैसे, 6, 5, 4, यानी 4 सप्ताह में बालक की जो हार्ट रेट होती है ना, जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है? 65 टाइम्स पर मिनट। यानी हार्ट बीट 4 सप्ताह में बालक की हार्ट बीट 65 बार प्रति मिनट होती हैं। और 7 सप्ताह में शिशु गति और हलचल शुरू कर देता है। क्या शुरू कर देता है? शिशु गति और हलचल शुरू कर देता है। ठीक है? और जब शिशु गर्भावस्था में शिशु 14 सप्ताह का होता है। कितने वीक का? 14 सप्ताह का होता है ना, तो वो जो अपने जो मतलब छींकना, खांसना और निगलना शुरू कर देता है। गर्भ के अंदर छींकता है, खांसता है, ऐसे बोलते हैं लात मारता है, वो वाला काम वहीं करता है। ठीक है ना? 14 सप्ताह की बात आती है। 14 सप्ताह में गर्भस्थ शिशु छींकना, खांसना और निगलना शुरू कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्या? 3 महीने में, कितने महीने की? 3 मंथ में क्या होता है? बालक में आँख प्लस मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है। शुरू कब होता है? 3 सप्ताह में, और 3 महीने में इसका निर्माण पूरा हो जाता है। ओके, और इसी से रिलेटेड एक आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन पद्धति, कौन सी? आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन पद्धति क्या होती है? इसमें क्या होता है? इसमें आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब? सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किया गया। कब किया गया? 14 अप्रैल 2015 को। कहाँ पर किया गया? 14 अप्रैल 2015 को। और कौन सी यूनिवर्सिटी में? इंदौर। कौन सी? इंदौर विश्वविद्यालय में। कहाँ पर है? इंदौर यूनिवर्सिटी में इसका सर्वप्रथम प्रयोग इस पर किया गया। कौन सी? आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन पद्धति। इसमें क्या होता है? इसमें जो बालक 3 से 9 महीने का जो बालक जो गर्भ में होता है ना, उसको गर्भ के अंदर ही मैथ्स और साइंस का ज्ञान देता है। किसका? मैथ्स और साइंस का। बालक को 3 महीने से लेकर के 9 महीने तक का जो बालक होता है गर्भ के अंदर, उस बालक को 6 महीने तक कंटिन्यू मैथ्स और साइंस का नॉलेज देते हैं। और उससे मतलब इसकी क्या करते हैं? चेक करते हैं कि बाद में इसकी सेंसेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चा गर्भ में ही सीखना शुरू करता है। जो महाभारत में से बोलते हैं ना कि अभिमन्यु मतलब वो उसकी माँ की गर्भ में सीख गया था, वो बात सही है कि अंदर से बच्चा सीख जाता है। अगर आप बार बार एक वर्ड आप बोल के देखना बच्चे के सामने, आपने ऑल इज वेल देखी होगी। ऑल इज वेल क्या होता है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलते हैं बच्चा लात मारता है। जब वो गर्भ में होता है तो बच्चा लात मारता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो जब वो वर्ड बोलते हैं ना, तो उससे बच्चा लात मारता है, उसकी जो प्रोसेस शुरू हो जाती है ना। तो अंदर सीखना शुरू कर देता है बच्चा गर्भ के अंदर ही। आप कोई भी एक वर्ड उसको बार बार सुनाते रहो, तो जैसे ही जब बच्चा जन्म लेगा उसके बाद उसको वो वर्ड सुनाएगा, उसके मतलब आपको दिखाई नहीं देगा उसका एक्सप्रेशन, लेकिन उसके माइंड में उस चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्रियाएं होगी, काफ़ी तेज़ काम करेंगे। वैसा मैंने कुछ कहीं सुना है। ओके, नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट बात आती है 5 माह का बालक। कितने मंथ का? 5 मंथ का जो बालक होता है उस पर बालक के सिर पर बाल आने शुरू होते हैं। यानी 5 महीने तक गंजा होता है, 5 महीने के बाद उसे बाल आने शुरू होते हैं। ओके,
फिर क्या, फिर आता है 7 महीने में, 7 महीने। अब देखते हैं ना कैसे कि जो सपनों का साथ होता है किसी का, कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं सपनों का साथ होता है। साथ का मतलब साथ, और सपनों का मतलब क्या होता है कि बालक सपने देखना शुरू कर देता है। गर्भ के अंदर की बात चल रही है, ये गर्भावस्था की बात चले, गर्भ के अंदर की। बालक 7 महीने में गर्भ के अंदर सपने देखना शुरू कर देता है कि ऐसा ऐसा कुछ, मतलब ऐसे काल्पनिक विचार आने, सपने देखना शुरू कर देता है। और ये मानने वाला वैज्ञानिक मतलब मनोवैज्ञानिक कौन है, J.S. रोस। कौन है, J.S. रोस, ये बात मानने वाला। और द लास्ट पॉइंट इज 9 महीने में बालक का गर्भ में पूरा विकास हो जाता है। 9 महीने में बालक का पूर्णतः विकास हो जाता है। ओके, ये आपकी गर्भावस्था कंप्लीट। हाँ जी, गर्भावस्था हो गई। नेक्स्ट अगला चलते हैं शेषावस्था पे। शेषावस्था, शेषावस्था क्या होती है, ध्यान से चलते हैं, एक एक चीज़ को समझते चलते हैं। शेषावस्था होती क्या है, शेषावस्था देखो, सबसे पहले शेषावस्था का टाइम डिसाइड करना बड़ी बात होती है। जो गर्भावस्था का टाइम डिसाइड कर लिया, लेकिन शेषावस्था का टाइम डिसाइड करना बड़ी बात होती है। कैसे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं इसके लिए, और मैं सभी के मत बता देता हूँ आपको। क्या, कोल, कोल कितनी होती है, 0 से 2 मिनट तक ही होती है बस, यानी 0 से 2 वर्ष तक बोलते हैं कोल। हर लोग भी यही बात बोलते हैं, हर लोग बोलते हैं 0 से 2 वर्ष तक। ओके, कोल सैनिक बोलते हैं। कोल सैनिक क्या बोलते हैं कि जन्म से लेकर के और 2.5 वर्ष तक, कौन से, जन्म से लेकर के 2.5 वर्ष तक। J.S. रोस ये बात बोलते हैं J.S. रोस बोलते हैं 1 से लेकर के 5 वर्ष तक। और सिली ऑन दी हवा, वो बोलते हैं कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक। ये बात कौन बोलते हैं, कोल, हर लोग, कोल सैनिक, J.S. रोस और सिली, इन 5 की आपको बात बता दी। लेकिन जितनी भी बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को अपन किसके भी अनुसार पढ़ते हैं, सारी अवस्थाएं अपन पढ़ते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो क्रो एंड क्रो ने इसका टाइम बताया 0 से 2 वर्ष। शेष अवस्था का कितना बताया, 0 से, यानी जन्म से 2 वर्ष तक का टाइम किसने बताया, क्रो एंड क्रो ने बताया है। क्रो यानी कागला और क्रो यानी कागला, कागला और कागला ने बताया। 2 थे, एक हस्बैंड और एक वाइफ, 2 क्रो थी। ओके, नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं शेषावस्था के बारे में। शेषावस्था क्या है, बहुत कितने जीने जंजाल है शेषावस्था। कैसे कि जीवन के जो शुरुआत के 2 वर्ष होते हैं, स्ट्रेंग बात बोलते हैं कि जीवन के जो शुरुआत के जो 2 वर्ष होते हैं ना, वो भावी जीवन का शिलान्यास करते हैं। क्या करते हैं, शिलान्यास करते हैं। यानी कि जो जीवन के आपके जो शुरुआती 2 साल हैं, कौन से 2 साल, जो आपके शुरुआत वाले जो 2 साल हैं आपके जीवन के, वो आपके आगे की पूरी लाइफ को आपके डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ब्रिजेज एक बात बोलते हैं, ब्रिजेज एक बात बोलती हैं, क्या, ब्रिजेस बोलती हैं कि जो 2 वर्ष की उम्र होती है ना, 2 वर्ष की, उस 2 वर्ष में बालक के लगभग संवेगों का, किसके, बालक के लगभग संवेगों का विकास हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या कि ब्रिजेस बोलते हैं कि 2 वर्ष के बालक उम्र में बालक के लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ओके, क्रो एंड क्रो ने एक बात कही है कि जो 20वीं शताब्दी है ना, 20वीं शताब्दी वो बच्चों की शताब्दी है। किसकी शताब्दी है, 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी। ये बात किसने कही है, क्रो एंड क्रो ने। और एक मैंने आपको पहले डेफिनेशन बता दी, क्या कि गैसेल एक बात बोलते हैं, कौन है, गैसेल एक बात बोलते हैं कि बालक का जो शुरुआत के जो 6 वर्ष में, बालक शुरुआत के 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष की तुलना में 2 गुना सीख जाता है। यानी जो बच्चा होता है वो शुरुआत के 6 वर्ष की तुलना में, शुरुआत का जो 6 वर्ष होता है ना, उनमें जितना जो उनमें उतना सीख जाता है जितने बाद के 12 वर्षों का 2 गुना सीख लेता है उसमें। ओके, 12 वर्ष के 2 गुना तक सीख लेता है। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद आते हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने एक ही बात की, किसने, मनोविश्लेषणवाद के जनक बोलते हैं सिगमंड फ्राइड को बाबा। इन्होंने क्या काम किया, सिगमंड फ्राइड ने बताया, किसने,
सिगमंड फ्राइड, इन्होंने क्या बात कही कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है मगर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। किशोरावस्था में उस चीज़ को एक्सप्रेस कर देगा। बाल्यावस्था प्रसुप्त अवस्था होती है इस मामले में। देखो काम प्रवृत्ति बात आता हूँ कि शेषावस्था में चरम पर होती है बट इसको एक्सप्रेस मतलब इसको व्यक्त नहीं कर पाता, अभिव्यक्त नहीं कर पाता। बाल्यावस्था में प्रसुप्त अवस्था बिल्कुल साइलेंट मोड में रहता है, कुछ नहीं थी। किशोरावस्था में वापस होता है, उसको एक्सप्रेस भी कर पाता है और इसमें होती भी हाईएस्ट लेवल पे। ठीक है ना, तीनों बातें। उसके बाद नेक्स्ट आती है कि जो मतलब रूसो बोलता है कि जो बालक होता है ना, बालक के जो हाथ पैर और जो आँख है, मतलब जो ज्ञानेंद्रिय है ना, उसके द्वारा जो उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं और उनके माध्यम से बालक 5 वर्ष में पहचान सकता है, सोच सकता है, ये काम कर सकता है सारे। कि जो बालक की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनके माध्यम से बालक क्या होते हैं, उसके जो प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ज्ञानेंद्रियों को बालक के प्रारंभिक शिक्षक किसने माना है? रूसो ने माना है। उसके बाद आता है वॉटसन। वॉटसन क्या बोलता है? वॉटसन ने एक बात कही कि मुझे कोई भी बच्चा दे, मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसको वो बना सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। बोलो, ऐसी बात की थी वॉटसन ने कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। और वॉटसन को कहा जाता है व्यवहारवाद का बाप। बाप बोले तो जनक। व्यवहारवाद का जनक कौन? वॉटसन। वैलेंटाइन क्या बोलते हैं? वैलेंटाइन बोलते हैं कि सीखने का आदर्श काल है। शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। और जीवन का संवेदनशील काल का है, क्या कहा इसको? जीवन का संवेदनशील काल भी किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट बात आती है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की क्या लिखा है? वाइगोत्स्की ने इसे गुड्डे और गुड्डियों की एज का है। कौन सी एज का है? गुड्डे गुड्डियों की अवस्था। कौन सी अवस्था? गुड्डे गुड्डियों की अवस्था। और अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, जॉन लॉक, एंड लॉक को लॉक कर दीजिए। जॉन लॉक ने एक वर्ड दिया, क्या वर्ड दिया? टेबुला रस्सा। टेबुला रस्सा, टेबुला का मतलब होता है खाली स्लेट। कैसी? खाली स्लेट या कोरा कागज। खाली स्लेट या कोरा कागज। और रस्सा का मतलब होता है मोम, मोम के समान। यानी कि जो शिशु होता है ना, वो कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का काम कौन करता है? एक्सपीरियंसेस करते हैं। कौन करते हैं? आपके अनुभव करते हैं। ओके, तो जॉन लॉक टेबुला रस्सा को किसके साथ जोड़ा जाता है? टेबुलर रस्सा को जॉन लॉक के साथ जोड़ा जाता है। जॉन लॉक ने एक बात कही, क्या? कि शिशु एक कोरे कागज़ के समान है। किसके समान है? शिशु एक कोरे कागज़ के समान है और उस पर लिखने का काम कौन करता है? अनुभव काम करता है। कौन करता है? अनुभव उस पर लिखने का काम करता है। ठीक है, ओके, इतनी बातें समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद अगली बात है बालक का प्रथम गुरु। बालक का प्रथम गुरु होती है उसकी माँ। मानने वाला कौन? फ्रोबेल। फ्रोबेल ने एक बात कही कि माँ बालक की प्रथम आदर्श अध्यापिका होती है। यानी बालक की प्रथम गुरु, माता को मानने वाला कौन है? फ्रोबेल है। और बालक की प्रथम पाठशाला, कौन सी पाठशाला? बालक की प्रथम पाठशाला किसको माना है? बालक की प्रथम पाठशाला परिवार को माना है। और परिवार को मानने वाला कौन है? पेस्टालोजी। कौन है परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला मानने वाला मनोवैज्ञानिक? कौन है? पेस्टालोजी है। यानी पेस्टालोजी ने बात की परिवार बालक की प्रथम आदर्श पाठशाला है। तो प्रथम गुरु माता को मानने वाला कौन? फ्रोबेल। और प्रथम पाठशाला परिवार को मानने वाला कौन? आपका पेस्टालोजी। ओके,
ठीक है। नेक्स्ट बात आती है रूसो। रूसो की आपको बात आती है, रूसो क्या होता है कि रूसो ने कहा कि आँख नाक जो आँख हाथ पैर होते हैं जो आपके क्या करते हैं बालक के जो प्रथम अध्यापक होते हैं। और ये रूसो ने क्या था, मनोविज्ञान में आंदोलन लाने का श्रेय किसको जाता है, मनोविज्ञान। और रूसो यानी मनोविज्ञान में आंदोलन कौन लेकर के आया, मनोविज्ञान में आंदोलन लेकर के आए रूसो। और रूसो की एक बुक है कौन सी, एमिल या इमाइल। और रूसो कैसे विचारधारक हैं, रूसो हैं प्रकृतिवादी विचारधारक है। कौन से विचारधारक है, प्रकृतिवादी विचारधारा पर आधारित है रूसो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एडलर की। एडलर आपको भी मैंने बताया था कौन से, व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक हैं। कौन हैं, एडलर आपके व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक हैं। और व्यक्तित्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, जब पर्सनैलिटी टॉपिक पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या कि व्यक्तित्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, एडलर ने किया था। ओके, नेक्स्ट सिगमंड फ्राइड की बात आती है तो सिगमंड फ्राइड का मैंने आपको बता ही दिया क्या, मनोविश्लेषणवादी विचारधारा। उसके बाद क्रो एंड क्रो ने एक बात कही थी कौन सी कि 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है, 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। और क्रो ने कौन सी शिक्षा का समर्थन किया, बाल केंद्रीय, जो वर्तमान में टीचर सेंटर्ड है। कौन सी है, टीचर सेंटर्ड है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद गेसेल की बात अपन ने कर ली कि जब बालक जो प्रारंभ के 6 वर्षों में उतना सीखता है वो बाद के 12 वर्षों की तुलना में 2 गुना सीख जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे पॉइंट आता है क्या कि शेषवा अवस्था के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बोल दीजिए या शेषवा अवस्था की मुख्य विशेषताएं बोल दीजिए। ओके, कौन कौन सी हैं चलिए देखते हैं। शिशु का शारीरिक, कौन सा, शारीरिक मानसिक ये विकास होता है ना, ये तेज गति से होता है। शिशु का शारीरिक मानसिक जो विकास होता है वो तेज गति से होता है। और कब होता है, जन्म से 2 वर्ष में, यानी 0 से 2 वर्ष में शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज होता है। और शेषवावस्था में शिशु का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। बाल्यावस्था में बहिर्मुखी हो जाएगा, लेकिन शेषावस्था में क्या होता है, शिशु का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। किसके अनुसार, व्यक्तित्व की बात कौन करेगा, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, युंग या जुंग करेगा। जब पर्सनालिटी टॉपिक में आपको बताया था, युंग या जुंग ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में बांटा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या, शेषवावस्था में 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। शेषवावस्था में सीखने का सहायक तत्व क्या है, अनुकरण। सीखने का सहायक तत्व है अनुकरण। और सीखने का सहायक माध्यम ज्ञानेंद्रियाँ। सीखने का सहायक माध्यम है ज्ञानेंद्रियाँ, यानी सीखने का सहायक तत्व है अनुकरण और सीखने का सहायक माध्यम में ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। गॉट द पॉइंट। अगर इतना समझ में आ गया तो चलते हैं आगे। मूल प्रवृत्तियों के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। मूल प्रवृत्तियों के बारे में किसने बताया था, मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था किसने, मैकडूगल ने बताया था। किसने बताया था, मैकडूगल ने बताया था। और बालक में नार्सिज्म की भावना विकसित होती है। कौन सी अवस्था में, शेषावस्था में बालक में कौन सी भावना, नार्सिज्म। देखो आज शेषावस्था तक करवाएंगे क्योंकि फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग वैसे भी अब मतलब ढीले पड़ने लग गए क्योंकि लगभग 1.5 घंटा हो गया ना, तो अब मतलब बस इतनी होती है एनर्जी, इतनी निकल गई आपकी सारी 1.5 घंटे। अभी तो मैं और मतलब सोचा था कि आज अवस्था है तो पूरी करवा के चलें, लेकिन कोई ना, जितना अच्छा मतलब आज आपको लास्ट में फीडबैक जरूर देना है कि मतलब कैसा लगा सेशन, कैसे मतलब पूरी यूनिट रिवाइज हो रही है कि नहीं हो रही पूरे का पूरा। ओके, तो बालक में नार्सिज्म की भावना के विकास की, नार्सिज्म की बात किसने कौन करता है, सिगमंड फ्राइड। नार्सिज्म का मतलब क्या होता है, नार्सिज्म का मतलब होता है आत्म प्रेम, सेल्फ लव, स्वयं से लगाव, बालक नार्सिज्म होता है। ओके, और सिगमंड फ्राइड ने शेषवावस्था में गाय की शेषवावस्था में भी बालक में काम प्रवृत्ति की भावना होती है। इसके लिए कौन सी ग्रंथि को बताया सिगमंड फ्राइड ने, लिबिडो ग्रंथि को। कौन सी ग्रंथि को, सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो ग्रंथि। यानी नार्सिज्म की भावना भी कौन से में होती है, नार्सिज्म की भावना की शुरुआत कहाँ होती है, शेषवावस्था में। और लिबिडो ग्रंथि का उत्तरदायी किसके लिए होती है, बालक में काम प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अध्यापक होने के नाते देखो शेषावस्था में बालक को यदि आपको टीच करवाना है, बालक को मतलब कोई भी शिक्षण विधि का यूज, मतलब कोई भी आपको काम करवाना है शिक्षा देने के लिए, तो बालक में आप कौन कौन शिक्षण विधियाँ का यूज कर सकते हो, खेल विधि। कौन सी विधि, खेल विधि। जनक कौन, इसके प्रतिपादक कौन, कोल्ड वेल क्रुक।
कौन सी विधि के? खेल विधि के। किंडरगार्टन, नेक्स्ट कौन सी? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन कौन? फ्रोबेल। किंडरगार्टन कौन? फ्रोबेल। और नेक्स्ट कहानी, कहानी किसकी? घर घर की है ना कहानी, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ओके, तो कौन खेल विधि के जनक कौन? कोल्डवेल क्रूक। किंडरगार्टन कौन? फ्रोबेल। और कहानी विधि के प्रतिपादक कौन? कहानी विधि के आपके प्रतिपादक या जनक कौन है? प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ओके, नेक्स्ट है शेषावस्था में बालक सीखने किसके माध्यम से ज़्यादा सीखता है? शेषावस्था में बालक अनुकरण के माध्यम से ज़्यादा सीखता है। बालक आपको नकल करता है, इसीलिए कहते हैं बच्चे के सामने अच्छे से पेश आओ, अच्छा उसके सामने व्यवहार करो, तभी बच्चा अच्छे सीखेगा। तो शेषावस्था में किसके समान बालक है? बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ओके, और शेषावस्था में बालक में 2 प्रकार के भय होते हैं। कितने भय होते हैं? 2 भय या चिंता होती है। कौन कौन सी? एक तो बालक में पृथकत्व का भय होता है। कैसा भय होता है? पृथकत्व का। और दूसरा बालक में अपरिचित का भय होता है। पृथकत्व मतलब बालक को ये लगता है कि मेरे को किसी से मतलब अपनी माँ से मतलब किसी से अलग नहीं कर दे। ओके, और दूसरा कि कोई बाहर का व्यक्ति आ जाता है ना, तो बालक उसके पास भागता है जिसको वो अच्छे से जानता है ना। पृथकत्व का मतलब होता है कि किसी को अलग नहीं कर दे। और अपरिचित का मतलब ये होता है कि मान लो मैं किसी बच्चे को जानता हूँ ठीक है, कोई नया व्यक्ति आया भाग के, मतलब कोई भी नया व्यक्ति आया उसके सामने, तो बालक भाग के कहाँ आएगा? जिसको वो जानता है, जहाँ उसको सेफ्टी फील होती है, वहाँ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या? सबसे तेज विकास कहाँ पर होता है? तेज विकास होता है शेषावस्था में, लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि तेज परिवर्तन कहाँ होता है? वो होता है किशोरावस्था में। सबसे तेज विकास कहाँ होता है? शेषावस्था में, जबकि सबसे तेज परिवर्तन कहाँ होता है? किशोरावस्था में। और ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि सामाजिक मुस्कान, बालक अपनी पहली मुस्कान कब देता है? कब देता है मुस्कान? 3 माह की अवस्था में। ओके, नेक्स्ट अगला शेष अवस्था के कुछ अन्य नाम हैं। कौन कौन से? देखो, सीखने का आदर्श काल। कौन सा? सीखने का आदर्श काल। नेक्स्ट क्या? भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला, सीखने का महत्वपूर्ण काल। कौन सा काल है? सीखने का महत्वपूर्ण काल है। और समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से कौन सा काल? गोल्डन एज स्वर्णिम काल वैसे किशोरावस्था को कहते हैं, ठीक है ना, गोल्डन एज। बट जीवन का स्वर्णिम काल कौन होता है? किशोरावस्था। लेकिन यहाँ कौन सा? समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल कौन सा? शेषावस्था। ओके, कौन सी अवस्था? शेषावस्था। ये आपका शेषावस्था तक कौन सा क्या हो गया? आपका कंप्लीट हो गया। कहाँ तक कंप्लीट हो गया? शेषावस्था तक कंप्लीट हो गया, यानी अभिवृद्धि विकास। इस यूनिट का आपने 20% पार्ट आज कंप्लीट कर लिया। अभी आपकी किशोरावस्था, बाल्यावस्था बच्ची में, ये दोनों करने के बाद अपन 40% में पहुँच जाएंगे। फिर आपका मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, गत्यात्मक विकास, नैतिक विकास, वो विकास हैं। वो विकास करने के बाद अपन लगभग 80% पहुँच जाएंगे। और उसके बाद तो आपके जो मतलब जो विकार होते हैं, आपके दोष होते हैं वो, और जो मतलब वंशानुक्रम वातावरण का इफेक्ट होता है, वो करने के बाद अपन 100% पे। तो अगर मतलब अभी देख लो लगभग 1.5 घंटा में अपन कितने फैक्ट्स कवर किए, तो सोचो बताओ 815 ही मिलेंगे या 815 से ज़्यादा मिलेंगे? सोच के देख लेना। इस 1.5 घंटा में आपको कितने फैक्ट्स मिले? सिर्फ अभी तक सिर्फ शेषावस्था तक पहुँचे अपन। अभी तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था वो बाकी, अभी तक काफ़ी बाकी है ना। तो आगे हेडिंग लगा छोड़ देना, शेषावस्था। अब आपको काम क्या करना है? इस वीडियो का आप अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, जितनी बार देखोगे और अभी रिवाइज़ करोगे तो इतना भी सारा एग्जाम टाइम में अपने काम आएगा। फट से आपने जल्दी से इसको रिवाइज हो जाएगा पूरी की पूरी। ऐसे ऐसे सारी साइकोलॉजी करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आज देखो, आपको लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना इस सेशन के बारे में। कमेंट करके इस सेशन के बारे में ज़रूर बताना कि कैसा लगा सेशन। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रखे बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर देना ओके, ठीक है। इतनी बात यदि आपको समझ में आ चुकी हैं देख लो 55 हो गए, 55 पेजेस तक अपन पहुंच चुके हैं। ओके, अब आपको क्या करना है? आपको करना है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सबसे पहले देखो, आपको वीडियो देखने के लिए इतने टाइम टिकने के लिए धन्यवाद, है ना। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो ये काम लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर करिएगा। आपके कमेंट से हमें ताकत मिलती है और आपके जैसा रेस्पॉन्स रहेगा, आपको ऐसे सेशंस की आवश्यकता और महसूस होगी, हमें ऐसे महसूस हो रही है आवश्यकता, और तभी और नए सेशंस ऐसे आएंगे, वरना
ना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है ना हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है। और चैनल पे यदि आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने ना आपने कर दिया तो अपने दोस्तों से करवा लीजिए। और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है रीड विद दुरिना, इसको आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्विजेस, PDF नोट्स वगैरह सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट सब कुछ फ्री मिल जाता है आपको। ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो वीडियो आपको लाइक कमेंट शेयर करना है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले सेशन में आपके रेस्पॉन्स के बाद। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।